सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट आप मिस ना करें। हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी है सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल, वहाँ पे आप जुड़ जाइए। यूपीएससी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट हम अक्सर वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल पीसीएस विद नीलेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमारी वेबसाइट www.nilesh.air442.com पे विजिट कर लें। वहाँ पे आपको यूपीएससी एंड इवन स्टेट पीएससी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट मिल जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हमारी योजना की जो फरवरी मंथ की मैगज़ीन हम डिस्कस कर रहे थे उसके पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में हमने आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक डिस्कस किया था। आज हम 5 से लेकर 9 तक को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको जो पिछली क्लास थी वो क्लियर हुई होगी। आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। तो जो पहला आर्टिकल मतलब 5th आर्टिकल जो है हमारा वो है स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इन रूरल इंडिया, यानी कि ग्रामीण भारत में हमारे पास में कितना स्कोप है और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं रिन्यूएबल एनर्जी की, उसको हमें डिस्कस करना है। तो हम खुद से भी क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्म करने की कोशिश करते हैं कि इस तरीके की चीज़ में अगर हम मान लेते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है रूरल इंडिया में उसका क्या स्कोप है और क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, तो आप क्या कुछ लिख सकते हो। इसको ऐसे सोचो कि सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे। मैं थोड़ा इसको छुपा लेता हूँ। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे डेटा की, कि भाई हमारा अभी रिन्यूएबल एनर्जी का जो डेटा है, मतलब कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो क्या है। फिर हम बात करेंगे कि हमारा क्या टारगेट है, ठीक है, जैसे कि 2030 को हम बेस बना के चलते हैं। फिर हम बात करेंगे डेटा में प्रेजेंट की, अभी कितना है फ्यूचर की, और उसमें फिर हम बात पास्ट की भी करेंगे। और पास्ट में हमें जनरली 10 साल को देखते हैं, इस वजह से किसको देखेंगे, 2014 को, ठीक है। अभी 2025 और फ्यूचर 2030। तो इस तरीके से हमारा एक डेटा जो है वो प्रिपेयर होना चाहिए। तो अगर हम पास्ट की बात करें रिन्यूएबल एनर्जी में, तो हम कितने पे थे, कुछ लगभग 76 टू 77 गीगावाट के आसपास थे। अगर आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। कैसे, या फिर और क्या तरीका हो सकता है, अराउंड 75 गीगावाट, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। फिर प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो अभी कितना है, 203 गीगावाट है। 2030 तक का क्या टारगेट है हमारा, 2030 तक का हमारा टारगेट है 500 गीगावाट का, ठीक है। तो जो 500 गीगावाट का हमारा टारगेट है उसमें भी जो 300 गीगावाट है वो हम किससे फुलफिल करेंगे, सोलर से फुलफिल करेंगे। तो बेसिकली जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपके पास में कि क्या स्कोप हो सकता है, तो हम कहेंगे कि प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, फ्यूचर में हम क्या सोचते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो करंट ग्लोबल चैलेंज क्या है, वॉर अगेंस्ट पॉल्यूशन रिसोर्स डिप्लीशन। वो बात आती है ना, रिन्यूएबल एनर्जी पे जाना ही क्यों है, क्योंकि हमको पता है कि किस तरीके से जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो नुकसानदायक हैं, ठीक है। फॉसिल फ्यूल हमारी डिपेंडेंस को बढ़ाते हैं, किसके ऊपर, फॉरेन कंट्रीज के ऊपर, ठीक है। तो इस वजह से हमें क्या करना होगा, रिन्यूएबल एनर्जी पे आना होगा, ठीक है। क्योंकि एक तो वो है ही पॉल्यूशन और रिसोर्स डिप्लीशन, और दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है बहुत अच्छा, किसका, जो अभी हमारे द्वारा यूज़ करी जा रही हैं चीज़ें उनका, ठीक है, जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को हम यूज़ कर रहे हैं। अब रिन्यूएबल एनर्जी में क्या कुछ आता है इसका आपको आइडिया होगा ही। हम स्पेसिफिकली जो फोकस करेंगे वो सोलर पर ही करेंगे, ठीक है। थोड़ा विंड पे कर सकते हैं, हाइड्रो पे कर सकते हैं, और उसके साथ में हम ग्रीन हाइड्रोजन की भी बात करेंगे। आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो अगला वाला जो आर्टिकल नंबर 6 है वो ग्रीन हाइड्रोजन पर ही है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि भाई ग्लोबल चैलेंज क्या है। अब हम बात करते हैं इंडिया की प्रोग्रेस की। उसका डेटा मैंने आपको दिया ही था कि किस तरीके से पहले 76 था 2014 में, 76 गीगावाट, और अब हो गया 203 गीगावाट, ठीक है। तो इससे आप सीसेट, क्योंकि आपको पढ़ना ही होता है, तो आप ये भी निकाल सकते हो कि जो ग्रोथ हुई है वो 100% से ज़्यादा हुई है। ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि यदि 100% हुई होती तो कितना होता, 152 गीगावाट होता, है ना। तो ये सी सेट का क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व करना, जिनका मैथ्स वीक है, कि
0.38 गीगावाट से इसको आप 76 ही ले लेना, और जब 203 गीगावाट हो जाता है तो कितना परसेंट ग्रोथ हुआ ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे? 165 तो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन आपको कैलकुलेट करना भी आना चाहिए, ठीक है। फिर रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम बात करें तो हमारी जितनी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसका 46.3% हम रिन्यूएबल एनर्जी पे हैं अभी, ठीक है। फिर रिकॉर्ड इंक्रीज हुआ। आप खुद सोचो कि अगर 165% ग्रोथ हो रही है रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी में, तो हम कह सकते हैं कि हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिकॉर्ड ग्रोथ हुई है इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में। सोलर एनर्जी में भी सर्ज हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है। जैसे कि अगर हम 2024 को देखें तो 92.12 गीगावाट है, जबकि जो 2023 था उसमें 72 गीगावाट था। यानी एक साल के अंदर अंदर आपने 20 गीगावाट जो है वो अचीव किया है, ठीक है। तो इट इज़ अ गुड नंबर। और आप देख सकते हो कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है। इंक्रीज़ जो है 27.9% है। सर्ज इन विंड एनर्जी अगर हम देखें तो वो भी थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हुआ है, 7% भी कोई बहुत ख़राब नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एक डेटा मिल रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी में हम कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। फिर अब हम बात करते हैं ग्रामीण भारत की, क्योंकि हमारी जो हेडिंग थी उसको यदि आप देखेंगे तो यही थी कि ग्रामीण भारत में रिन्यूएबल एनर्जी, उसका क्या स्कोप और अपॉर्चुनिटी। अब इस पर भी हम थोड़ा सा पहले ब्रेन स्टॉर्म करते हैं, उसके बाद में जो लिखा है उस पर जाएंगे। तो सबसे पहले जब हम ग्रामीण भारत की बात कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितने परसेंट लोग हमारे देश में जो हैं वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, या फिर कितने परसेंट लोग जो हैं हमारे देश में वो रूरल एरिया में रहते हैं। और फिर रूरल जो एरिया है, रूरल रीजन जो है, उसका हमारे देश की जीडीपी में कितना परसेंट योगदान है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक तो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, और दूसरा परसेंटेज कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी चीज़ हो गई जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इसका स्कोप क्या है। तो स्कोप के लिए हमने इतने आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं, आई होप आप समझ ही गए होंगे कि स्कोप ये है कि भाई भारत में जब हम बात करते हैं किसकी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की, ठीक है। फिर हम दूसरी स्कीम की बात करते हैं जिसका नाम है पीएम कुसुम। तो जो पीएम कुसुम स्कीम है तो स्पेसिफिकली किसानों के लिए ही है। इसके तहत क्या लगेंगे, सोलर पंप्स, ठीक है, जो स्टैंड अलोन भी हो सकते हैं या फिर ग्रिड कनेक्टेड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ग्रिड कनेक्टेड सोलर पंप्स और स्टैंड अलोन सोलर पंप्स, तो यही क्या है, ये अपॉर्चुनिटी है या स्कोप है कहाँ पे, ग्रामीण क्षेत्र में। इसी तरीके से पीएम कुसुम के तहत क्या है, जो किसान बड़े किसान हैं उनकी जो ज़मीन है उसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, एक सोलर फील्ड में, ठीक है, कि वो क्या कर ले, 500 किलोवाट तक का जो सोलर प्लांट है अपने यहाँ लगवा ले और उससे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ग्रिड को सप्लाई कर दे, ठीक है। तो उससे उसकी क्या हो जाएगी, अच्छी खासी इनकम हो जाएगी। तो ये एक स्कोप हो सकता है, ठीक है। और फिर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है, तो इसके तहत किसान क्या कर सकता है, ग्रामीण लोग या केवल किसान ही नहीं, गाँव में जो और लोग भी रहते हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने रूफ पर, अपनी छत पर सोलर प्लांट लगवा सकते हैं, जिससे उनका जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, ठीक है। या फिर अगर उनके यहाँ पे अभी सप्लाई है ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन उन्होंने लिया ही नहीं है, तो वो ऑफ ग्रिड सिस्टम का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि क्या स्कोप हो सकता है। अब जो यहाँ पे है उसको हम एक बार देखते हैं। जो जो चीज़ें आपको नई समझ में मतलब नई लगे, न्यू लगी, उनको आप नोट भी करते चलना, ठीक है। ये क्लासेस आपकी बहुत हेल्प करेंगी GS3 के मीन्स के आंसर लिखने में। तो अब देखो, रूरल इंडिया की अगर हम बात करें तो 67% पॉपुलेशन ग्रामीण भारत में रहती है। उनका जीडीपी में योगदान लेकिन बहुत कम है, 37% है। क्यों है ऐसा, क्योंकि उनके पास में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में किसकी कमी है, इलेक्ट्रिसिटी की, पानी की और सैनिटेशन की। अब इलेक्ट्रिसिटी की कमी और पानी की कमी, इसको कौन पूरा कर सकता है, इसको आप पूरा करवा सकते हो सोलर के माध्यम से, ठीक है। सोलर के माध्यम से कैसे पूरा करा सकते हो, वो ऐसे कि आपको वाटर पीना, पानी क्या है, पीने की भी ज़रूरत होती है, तो वाटर की जो क्लीनलीनेस की ज़रूरत होती है,
पानी पीने के लिए, उसको भी आप किसके माध्यम से कर सकते हो? यदि आपने सोलर प्लांट अपने घर में लगवा लिया और उसके माध्यम से आपके यहाँ पे क्या आ गई? इलेक्ट्रिसिटी। तो उस इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हो? वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हो। ठीक है, आपका जो आरओ भी होगा वो किस पे चल जाएगा? इसी से चल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्या कहते हैं, गांव में जो वाटर, ये तो मैंने इंडिविजुअल बताया, या फिर हम क्या कह सकते हैं, गांव में बड़े स्तर पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया जा सकता है। और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को जिस इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है वो किससे मिल जाएगी? सोलर से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से गांव के जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स हैं उनको काफ़ी हद तक रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के समय में अगर हम देखें तो समस्या क्या है? ग्रामीण इलाकों में 300 मिलियन लैक्स ग्रिड एक्सेस, अभी भी वो केरोसिन यानी मिट्टी का तेल, डीजल, वुड, इन सबको जलाते हैं और अपनी जो ज़रूरतें हैं, बेसिक ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करते हैं। इसके कारण उनको क्या होता है? स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियाँ होती हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ भी होते हैं, पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। हमें पता है कि मिट्टी का तेल जलाने से या डीजल को जलाने से या लकड़ी को जलाने से कार्बन एमिशंस बहुत बड़े स्तर पर होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा? जो इन्वायरमेंट होगा उसको नुकसान पहुंचेगा। तो सोलर सप्लाई एक गेम चेंजर की तरह हो सकता है। कैसे? एक तो नाउ कमर्शियली वाइबल, कमर्शियली वाइबल मतलब अब उसकी जो कीमत है काफ़ी सस्ती हो चुकी है, कम हो चुकी है। 70% कॉस्ट में ड्रॉप हमें देखने को मिला है। ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है। अब ये डिसेंट्रलाइज्ड अब हम क्यों कह रहे हैं, इस चीज़ को भी समझो। डिसेंट्रलाइज्ड हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके लिए आपका घर इलेक्ट्रिक ग्रिड से कनेक्टेड हो, आपके घर में बिजली की सप्लाई हो, यह आवश्यक नहीं है। आप अपने घर में क्या लगवा सकते हो? ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट। ठीक है, तो इससे क्या होगा? जितनी भी बिजली सूरज के जरिए सोलर पैनल्स जो होंगे वो बनाएंगे, उसको आप अपने घरों में यूज़ कर पाओगे। ठीक है, और उसके लिए ग्रिड कनेक्शन की कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो ये क्या, एक डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल है वेर यू डू नॉट नीड टू हैव अ कनेक्शन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक ग्रिड। ठीक है, और ये बहुत आइडियल होगा रूरल इंडिया के लिए। ये उन इलाकों के लिए भी बहुत आइडियल होगा जो रिमोट एरियाज़ हैं और जहाँ पे चाह के भी ग्रिड कनेक्शन पहुँचाना मुश्किल रहता है। ठीक है, वाई सोलर एनर्जी, उसकी की एप्लीकेशंस क्या हैं? तो की एप्लीकेशंस की तो हमने पहले ही बात करी थी कि सोलर एनर्जी के माध्यम से आपके घर में क्या हो सकता है? बिजली आ सकती है। पीएम कुसुम योजना में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से सोलर पंप्स लग सकते हैं जिनके माध्यम से क्या होगा? इरिगेशन होगा। ठीक है, तो देखो इसमें भी यही है, ये एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक एंड लीस्ट, ये कोस्ट नहीं होके कॉस्ट होगा, डिसेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रिफिकेशन से सॉल्यूशन है। अब ये एक डिसेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रिफिकेशन सॉल्यूशन है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। ये इकोनॉमिकली इकोनॉमिक भी है और लीस्ट कॉस्ट है, कीमत कम है इसकी। ठीक है, और सस्टेनेबल भी है। सस्टेनेबल कैसे है? क्योंकि इससे क्या होता है? पॉल्यूशन नहीं होता। और फिर इकोनॉमिक कैसे है? इकोनॉमिक ऐसे है क्योंकि यदि ग्रिड के जरिए आपके घर में बिजली आती है तब आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि तब बिजली आपका घर नहीं बना रहा, बिजली बनाई गई है और उस बिजली को आपके घर पे सप्लाई किया गया है। लेकिन जब आप सोलर प्लांट लगाते हो तब आपका घर जो है वो खुद ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर है, और आपने के घर ने लगे हुए सोलर प्लांट्स ने, जो सोलर पैनल्स हैं, उन्होंने जो बिजली बनाई उसको आपने कंज्यूम कर लिया। तो बेसिकली आपको इलेक्ट्रिसिटी कैसी हो गई? फ्री ऑफ कॉस्ट हो गई। वन टाइम इंस्टॉलमेंट होता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है जब आप सोलर प्लांट को अपने घर पे लगवाते हो, और उसमें भी सरकार क्या देती है? सब्सिडी देती है। ठीक है, 2 किलोवाट के प्लांट पर सरकार के द्वारा ₹60,000 की सब्सिडी दी जाती है। और 2 किलोवाट की जो प्राइस होती है, मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, वो लगभग ₹1,84,000 के आसपास होती है।
जिसमें से 60,000 की सरकार ने आपको सब्सिडी दे दी, ठीक है, तो आपके लिए जो प्राइस पड़ गई वो कितनी पड़ गई? 1,24,000 रुपये। अब ये जो 60,000 रुपये सब्सिडी है ये सेंटर की तरफ से है, स्टेट गवर्नमेंट अपनी अलग से भी सब्सिडी चलाती हैं, ठीक है। तो किसी किसी राज्य में स्टेट गवर्नमेंट की ओर से सब्सिडी लगभग 30,000 या हम मान लेते हैं 24,000 के आसपास है। तो आपने एक बार 1,00,000 रुपए का प्लांट लगवा लिया, उसके बाद में आपकी बिजली फ्री हो गई, ठीक है। यदि आपने ऑफ ग्रिड लगवाया है तब तो बिल्कुल ही फ्री है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कितना बेनिफिट किसानों को होगा। तो एक तो क्या हो गया, सस्टेनेबल है, इकोनॉमिक है, लीस्ट कॉस्ट है, कॉस्ट नहीं है कॉस्ट है, डिसेंट्रलाइज्ड, इलेक्ट्रिफिकेशन सॉल्यूशन है। अब लाइटिंग, बिजली आ जाएगी, है ना, इनकम बढ़ेगी, कैरोसिन मिट्टी के तेल का जो यूज़ है वो भी कम होगा। एग्रीकल्चरल पंप्स जो होंगे वो बेसिकली कैसे हो जाएंगे, सोलर पंप्स हो जाएंगे। उससे डीजल का खर्चा बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि देखो अभी क्या होता है, हमारे जो पंप्स चलते हैं वो डीजल पंप्स होते हैं, डीजल पे चलते हैं, और पर घंटे डीजल का जो खर्चा आता है ₹200 टू ₹300 आता है, ठीक है। यानी कि पंप चलाने के लिए, पानी खींचने के लिए आप डीजल इंजन का प्रयोग करते हो, जिसमें डीजल भरना पड़ता है जो 200 से 300 रुपये का आता है पर आवर। लेकिन यदि आप एक इलेक्ट्रिक पंप चला रहे हो और उसमें जो बिजली आ रही है वो सूरज की रोशनी से, यानी सोलर पंप से आ रही है, सोलर से आ रही है, सो यू आर बेसिकली यूजिंग अ सोलर पंप। तो उस टाइम पे प्रति घंटे उसको हमें फ्यूल देने की आवश्यकता नहीं है, डीजल देने की आवश्यकता नहीं है। इट इज़ रनिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ बीइंग जनरेटेड बाई सोलर प्लांट यूजिंग द नेचुरल सनलाइट, ठीक है। तो इससे जो आपकी प्रति घंटे 200 रुपये खर्च हो रहे थे, अब आपके कितने रुपए खर्च होंगे? ₹0 पर आवर। तो एग्रीकल्चरल पंप्स के माध्यम से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी और डीजल जो है वो बच भी गया। क्लीन वाटर इनेबल्स वाटर ट्रीटमेंट वे ग्रिड पावर इज़ अनअवेलेबल, ठीक है। तो इतने सारे बेनिफिट हो सकते हैं आपके घरों में, ठीक है। अगर हम ग्रामीण भारत की बात करें तो अब गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट कर रही है सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी का? इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल 4,604 सोलर प्रोजेक्ट चला रही है। किन में? 4,745 गांवों में। अब ये एग्जैक्ट डेटा आप याद नहीं रख पाओगे, तो एक आइडिया के लिए हमने इसको डाला हुआ है। 100% FDI भी अलाउड है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन सरकार 2023 में लेके आई है, जिसका टारगेट क्या है कि 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन का हम क्या करेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन का हम प्रोडक्शन करेंगे। अब ये जो टॉपिक है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसको हम अगले आर्टिकल में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अब वेवर सरकार दे रही है किसके ऊपर? वेवर मतलब वेव ऑफ कर देना, छूट दे देना ऑन इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम चार्जेस। फिर सेटिंग अप ऑफ अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स फॉर प्लग एंड प्ले डेवलपमेंट। अब बात आती है ये प्लग एंड प्ले डेवलपमेंट होता क्या है? तो प्लग एंड प्ले डेवलपमेंट का ये मतलब होता है कि भाई जब आपको एक अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क लगाना है, यानी आप क्या करना चाहते हो, किसी पर्टिकुलर रीजन में एक रिन्यूएबल एनर्जी का पार्क लगाना चाहते हो, लेट्स से आप सोलर पार्क लगाना चाहते हो, ठीक है। अब उस सोलर पार्क को लगाने का मतलब क्या है? एक बहुत बड़ा सा रीजन होगा, बहुत बड़ी सी जगह होगी, उस ज़मीन को आप एक्वायर करोगे और उस ज़मीन पे आप क्या करोगे, सोलर प्लांट लगा दोगे, ठीक है। हो सकता है कि आप बहुत बड़ी ज़मीन खरीदो और आपके पास में बहुत बड़ा सोलर प्लांट लगाने की कैपेबिलिटी है, तो आपने क्या किया, 900 गीगावाट का प्लांट लगा दिया, ठीक है। या फिर आपने क्या किया, 50 मेगावाट का प्लांट लगा दिया, ठीक है। तो आप, सॉरी ये गीगावाट नहीं होगा, ये किलोवाट होगा, 900 किलोवाट का प्लांट लगा दिया या मेगावाट का प्लांट लगा दिया, ठीक है। क्योंकि गीगावाट तो हमारा जो टारगेट है वो ही क्या है, 2030 तक 500 गीगावाट का तो हम टारगेट रख रहे हैं, ठीक है। तो 900 गीगावाट तो हम कैसे लगाएंगे, तो 900 किलोवाट का लगा दिया आपने, 2 मेगावाट का प्लांट लगा दिया, ठीक है। तो जब आप ये काम करने जाओगे तो उसके लिए यू नीड टू एक्वायर दी लैंड, टेक दी परमिशन,
फ्रॉम गवर्नमेंट। ठीक है, सो लॉट ऑफ पेपर वर्क। तो इससे क्या होगा, ये सारी जो चीज़ें हैं ये बेसिकली एक हर्डल का काम कर रही हैं आपके एक अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल पार्क को लगाने में। तो सरकार क्या कहती है, वो ये कहती है कि भाई इन सारी चीज़ों को, मतलब एक अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क को लगाने में हम आपकी हेल्प करेंगे। तो जो आपको लैंड एक्विजिशन है उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको हम देख लेंगे, परमिशन जो है हम ईजिली दिलवा देंगे। ठीक है, उसके अलावा जो पेपर वर्क होगा वो भी हम करवा देंगे। तो आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें हमने अवेलेबल करके रखी हुई हैं, हमारे पास में ज़मीन अवेलेबल है। यू हैव टू जस्ट कम एंड प्लग एंड प्ले। आप यहाँ आओ, प्लांट लगाओ और चालू कर दो। आपको क्या भूल जाना है, ज़मीन की आवश्यकता को भूल जाओ, वो हम अवेलेबल करवाएंगे। कौन कह रहा है, ये गवर्नमेंट कह रही है। तो इस तरीके से सरकार सपोर्ट कर रही है कि भाई ये पर्टिकुलर रीजन है और यहाँ हम चाहते हैं कि आप आओ और प्लांट लगाओ, एंड इट विल बी अ प्लग एंड प्ले डेवलपमेंट। इट मीन्स द गवर्नमेंट विल डू योर हैंड होल्डिंग। ठीक है, आप बस प्लांट लगाने और उसको चालू करने पे फोकस करो, बाकी सारे काम जो है, जो परमिशन चाहिए, जो एक्स्ट्रा वर्क है, वो सब सरकार देख लेगी। ठीक है, तो इस तरीके से सरकार क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी को। और हमने देखा भी क्या स्कोप है ग्रामीण क्षेत्र में रिन्यूएबल एनर्जी का। फिर यहाँ पे देखो ये स्कीम्स दी हुई हैं जिनको हमने पढ़ भी लिया है, जैसे पीएम कुसुम, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो हमने क्या कहते हैं, मार्च के मंथ में भी जो योजना थी उसमें पीएम कुसुम को बड़ा डिटेल में पढ़ा है, और इसके पार्ट 1 में भी हमने दोबारा से कुसुम स्कीम को डिस्कस किया है। इसी तरीके से दूसरी है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, उसको हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। रूफटॉप सोलर फेज 2 ये हम पढ़ चुके हैं। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम, ये स्कीम आपको खुद से एक बार पढ़नी चाहिए। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव फॉर सोलर पीवी मॉड्यूल्स, इनको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये आप एक बार खुद से देख सकते हो, डी वाला और एफ वाला। ठीक है, तो अब बेसिकली जो बात है वो ये है कि न्यूक्लियर एनर्जी को भी हम पुश कर सकते हैं। ठीक है, फोकस हमारा क्या होना चाहिए, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पे होना चाहिए। ठीक है, अब जब हम इसकी न्यूक्लियर की बात कर ही रहे हैं तो एकदम से मेरे दिमाग में एक पॉइंट भी आया है, वो न्यूक्लियर से ही थोड़ा सा अलग है, न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, ये साउथ इंडिया के कौन से स्टेट में इस्टेब्लिश होने वाली थी, जिसको लेके काफ़ी क्या हो रहा है, अपोजिशन हो रहा है ना। और ये कहा जा रहा है कि दैट इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द हेल्थ ऑफ द लोकल पीपल। तो आपको क्या करना है, न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी को पढ़ना है, न्यूट्रिनो के भी आपको बारे में पढ़ना है कि न्यूट्रिनो वास्तव में अगर हम इस्टेब्लिश करते हैं न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, वुड इट बी हार्मफुल फॉर द लोकल्स और नॉट। ठीक है, ये न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी आप पढ़ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, और किस स्टेट में है, और स्टेट में भी वो कौन सा पर्टिकुलर रीजन है जहाँ पे आपको ये ऑब्जर्वेटरी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी पुश की। तो उसमें हमने कहा कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो है उस पर सरकार का फोकस है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हमको चाहिए ही सेटअप करने के लिए, भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, ये बहुत बेसिक है। कोई भी पॉइंट आए, कोई भी स्कीम आए, या सरकार कुछ भी करना चाह रही है, उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लिख ही सकते हैं, क्योंकि सरकार के पास में मोस्ट ऑफ द टाइम इतना फंड नहीं होता कि वो सब कुछ खुद से कर पाए। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एम्फेसिस होगा फॉर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। अब चैलेंजेस क्या है रिन्यूएबल एनर्जी में, उसको भी हमें सोचना पड़ेगा। तो चैलेंजेस बेसिकली ये होते हैं कि एक तो लैंड एक्विजिशन बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, अभी हम खुद से बात कर रहे हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं सोलर की, है ना, हमने सोलर पहले भी पढ़ा हुआ है। तो सोलर में क्या कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, एक तो बेसिकली लोगों में एक इनर्शिया होता है टू चेंज, है ना, और जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है बहुत हाई है। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कॉस्ट वेरी हाई। अब सोचो 1,00,000 रुपए, 1,20,000 रुपये आप खर्च कर रहे हो 2 किलोवाट का प्लांट लगवाने के लिए। ठीक है, और किसी किसी के घर में तो 5 किलोवाट के प्लांट की भी आवश्यकता होगी।
ठीक है। वैसे आपको ये भी सीखना चाहिए कि 2 किलोवाट के आवश्यकता कब होती है, 5 किलोवाट की आवश्यकता कब होती है। खैर, वो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन आप में से कोई भी व्यक्ति जो इंजीनियर है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, उसको ये भी पता करना चाहिए। ठीक है। तो बेसिकली जो सोलर में समस्या क्या है, एक तो इनर्शिया टू चेंज है कि भाई लोग नई चीज़ से घबराते हैं। दूसरा, पहली बार का जो इन्वेस्टमेंट है, इन फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट में जो कॉस्ट है वो बहुत हाई है। तीसरी समस्या जो इसमें आती है वो ये आती है कि यदि आप ऑन ग्रिड सिस्टम की ओर जाते हो तो जब तक सूरज की रोशनी आएगी तब तक सोलर पैनल्स बिजली बनाएंगे, और रात में सोलर पैनल बिजली नहीं बनाएंगे। यानी कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, स्टोर करके रखने की ज़रूरत है बिजली को। तो उसमें क्या है, स्टोरेज प्रॉब्लम। अब कोई कह सकता है कि सर स्टोरेज की प्रॉब्लम है तो हम क्या कर लेते हैं, बैटरीज़ को यूज़ कर लेते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जो बैटरीज़ होती हैं वो बहुत कॉस्टली होती हैं। ठीक है, तो स्टोरेज प्रॉब्लम है। और फिर हम क्या कह सकते हैं, बैटरी कॉस्ट वेरी हाई। ठीक है, तो ये समस्याएं दो जो हैं वो आपको समझ में आ जाएंगी सोलर में। ठीक है, फिर हम और क्या कह सकते हैं अगर हमको लिखना ही है तो, लैक ऑफ अवेयरनेस। ठीक है, फिर हम और क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं डिपेंडेंट ऑन सीजन। क्या होगा, लेस जनरेशन इन विंटर्स। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेंगी सोलर में। फिर हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे विंड की। अब जब हम विंड की बात करेंगे तब उसमें भी हमें क्या समझ में आता है, एक समस्या जो चलती है विंड मिल के कारण क्या होता है, नुकसान पहुंचता है किसको, बर्ड्स को, हार्मफुल फॉर बर्ड्स। और क्या कह सकते हैं हम, एक तो बर्ड्स के लिए हार्मफुल है, दूसरी चीज क्या होगी, डिपेंडेंट ऑन उस दिन का कैसा क्लाइमेट है ना, उस पर भी ये निर्भर करेगा। तो इस तरीके से ये दो नुकसान हम देख सकते हैं। ठीक है, फिर हम और क्या लिख सकते हैं, हम हाइड्रोजन फ्यूल की भी बात कर सकते हैं। उसकी क्या समस्या होती है, ये जो टेक्नोलॉजी है ये अपने इनिशियल फेज में है। ठीक है, इसमें क्या है, ये वाटर इंटेंसिव है, बहुत ज़्यादा इसको पानी चाहिए होता है। अब कई बार देखो, एक सोलर में जो मैंने आपको बताया कि इनर्शिया टू चेंज है, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है, स्टोरेज कॉस्ट होती है, यानी बैटरी स्टोरेज प्रॉब्लम है, क्यों, बैटरी कॉस्ट बहुत हाई है। अभी एक समस्या और भी है, यदि आप ग्रिड से सप्लाई कनेक्ट करना चाहते हो अपने सोलर प्लांट को, यानी आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाना चाहते हो, तो ग्रिड कनेक्शन में भी कई बार आपको समस्या फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में कुछ चैलेंजेस को देखा। अब ये तो मैंने आपको खुद से बताया ब्रेन स्टॉर्म करके कि हम क्या क्या सोच सकते हैं। अब हम जो इसमें लिखे हुए हैं, हमारे नोट्स में लिखे हुए हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं। जो पॉइंट्स मिस हो गए होंगे वो हम यहाँ से देख लेंगे। आपको क्या करना चाहिए, आपको एक नोटबुक लेके बैठना चाहिए, और जब भी मैं बोलता हूँ कि क्या चैलेंजेस हैं तो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ब्रेन स्टॉर्म भी करना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं खुद से जनरेट करे हुए हैं, एंड वेरी हेल्पफुल अगर हम इनको लिख पाते हैं मीन्स के आंसर्स में। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जो चैलेंजेस यहाँ पे दिए हुए हैं नोट्स में उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो चैलेंजेस रिन्यूएबल एनर्जी में क्या, हाई कॉस्ट पर यूनिट देन फॉसिल फ्यूल। पहला वही है कि भाई फॉसिल फ्यूल की कीमत कम है, इसकी कीमत ज़्यादा आ रही है। लैंड एक्विजिशन में समस्या होगी, टाइम कंज्यूमिंग होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। कंज्यूमर का माइंडसेट क्या होता है, क्वालिटी और परफॉर्मेंस कंसर्न्स होते हैं, वही मैंने कहा था इनर्शिया टू चेंज होता है, उसको डर लगता है। डस्ट, अब जो सोलर पैनल है उसकी एफिशिएंसी जो होती है वो घटती है डस्ट के कारण। देखो, लेकिन ये कोई एज सच बहुत बड़ा इशू नहीं है। आपको पॉइंट्स बढ़ाने तो आप लिख सकते हो, क्योंकि जब सोलर पैनल हम लगाते हैं तो उस सोलर पैनल को ये कहा जाता है कि इसको 10 to 15 डेज में वॉश करना चाहिए, क्योंकि यदि उस पैनल के ऊपर धूल जमा हो जाएगी तो क्या होगा, जो सूरज की रोशनी है वो ठीक से उसको नहीं मिलेगी,
तो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, पाइप लेके इसको वॉश कर देना है, सिंपल, वॉश कर दो इसको, तो एफिशिएंसी ठीक रहेगी। तो एज सच डस्ट के कारण जो सोलर पैनल की एफिशिएंसी घट जाती है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। लिखा क्यों था यहाँ पे, फिर लिखा इसलिए था कि भाई ये ड्रॉबैक भी पता चले और इससे आपको समझ में भी आए कि ये कोई बड़ा इशू है ही नहीं, ठीक है। फिर है इंटरमिटेंसी, रिन्यूएबल एनर्जीज वेदर डिपेंडेंट, ये बात मैंने आपको समझाई थी। यहाँ पे वो टेक्निकल शब्द लिखा है इंटरमिटेंसी, आप ये लिख सकते हो इंटरमिटेंसी ना भी याद रहे तो, कि किस तरीके से वेदर डिपेंडेंट है, और जब मौसम खराब होगा तो उस दिन सोलर पैनल जो हैं वो क्या नहीं कर पाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नहीं कर पाएंगे। ग्रिड बैलेंसिंग भी होती है कई बार, डिफिकल्ट ड्यूरिंग सडन सर्जेस और ड्रॉप्स, ठीक है। सर्ज का क्या मतलब होता है, एकदम से क्या हो जाना, वोल्टेज का हाई हो जाना या कम हो जाना, ठीक है, एकदम से बढ़ जाना या गिर जाना। सर्ज का मतलब इंक्रीज होना होता है, बढ़ना होता है, और ड्रॉप का मतलब यहाँ पे डिक्रीज होने से है, और सर्ज का मतलब यहाँ पे इंक्रीज होने से है। वाइल्ड लाइफ हैजार्ड भी होते हैं, विंड टर्बाइंस के कारण बर्ड्स जो हैं, चमगादड़ जो हैं, उनको नुकसान होता है। हाइड्रोजन प्रोडक्शन बहुत वाटर इंटेंसिव है, अभी हम अगले आर्टिकल में हाइड्रोजन को पढ़ेंगे ही, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बाउंड टू थर्मल पावर लिमिट सोलर प्रोक्योरमेंट, ये अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है। अगर कभी हमने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में पढ़ा तो मैं इसको डिस्कस करूँगा, ठीक है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की अगर हम बात करें तो ये महंगे हैं, 2030 तक तो ये वायबल हैं ही नहीं, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन में भी हमें गैप्स देखने को मिलते हैं कि प्रधानमंत्री सूर्य घर स्कीम में जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो 1.28 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए हैं, लेकिन जिन लोगों ने इंस्टॉल करवाया है वो बहुत कम है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, एक पोर्टल है ये, पीएम सूर्य घर पोर्टल, ठीक है, यानी कि बेसिकली ये एक वेबसाइट है। कोई भी व्यक्ति गूगल पे जाके इस वेबसाइट को ओपन कर सकता है और वहाँ पे इंटरेस्ट शो कर सकता है, और उसमें वो बताएगा कि मैं अपने घर पे सोलर प्लांट लगवाना चाहता हूँ। फिर वो कुछ स्पेसिफिकेशंस देगा कि मेरे घर पे जो लोड है, प्लांट लोड है, वो कितना है। जैसे कि मान लो किसी के घर पे 3 किलोवाट का लोड है, ठीक है, तो वो 3 किलोवाट तक का ही सोलर प्लांट लगवा सकता है। वो अपना वहाँ पे क्या डालता है, एड्रेस डालता है, नाम डालता है, ठीक है। उसके अनुसार उसको अपनी लोकेलिटी में क्या नज़र आ जाते हैं, वो वेंडर्स नज़र आ जाते हैं जो सोलर इंस्टॉलेशन का काम करते हैं, ठीक है। तो सोलर इंस्टॉलेशन का काम करने वाले वेंडर्स उसको नज़र आ जाएंगे। फिर क्या होगा, वो उनमें से किसी वेंडर को जिसकी रेटिंग अच्छी होगी उसको चूज़ कर लेगा, उसको कांटेक्ट कर लेगा, और वो उसके घर पे आके क्या कर सकता है, सोलर प्लांट को इंस्टॉल कर सकता है। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि लोग रजिस्टर तो खूब सारे कर देते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है कि भाई रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जो एक्चुअल इंस्टॉलेशन हुआ है वो कितने लोगों ने करवाया, तो वो कम है, ऑब्वियसली वो कम ही होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें बहुत बड़ा एक समस्या के तौर पे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यदि हम देखेंगे, हमें ये देखना है कि आज के टाइम में हमारे यहाँ पे 95 गीगावाट के आसपास जो एनर्जी है वो सोलर एनर्जी है, सोलर इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। कब, 2024 के आसपास में, जबकि 2014 में कितना था, मात्र 2 गीगावाट, ठीक है। तो 2 गीगावाट से 95 गीगावाट तक पहुंचना कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है। हाँ, हम इसको लिख सकते हैं समस्या के तौर पे कि भाई इतने सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, लेकिन जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वो कम लोगों के यहाँ हुआ है, ठीक है। फिर बॉटल नेक्स के हैं, ट्रांसफार्मर ग्रिड कैपेसिटी इश्यूज आते हैं कई बार, ठीक है। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स अनअवेलेबल टू अप्रूव ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिट्स, ठीक है। अब कुछ पॉलिसीज़ हैं और रेगुलेशंस हैं, इनको आप एक बार देख सकते हो, एज सच इतने इंपॉर्टेंट ये नहीं है। अब ऑफशोर विंड की हम बात कर लेते हैं। ऑफशोर विंड की अगर हम बात करें तो कुछ रिलीज रूल्स हैं 2023 के। वाइबिलिटी गैप फंडिंग होगी फॉर 1 गीगावाट प्रोजेक्ट्स इन गुजरात एंड तमिलनाडु। अभी वाइबिलिटी गैप फंडिंग होता क्या है, इसका मतलब ये होता है
कि आप क्या करना चाहते हो, कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहते हो ऑफशोर विंड से संबंधित। उसको लगाने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है, हम मान लेते हैं 20 करोड़ रुपए। बट यू आर शॉर्ट ऑफ फंड, यू हैव ओनली 15 करोड़ विद यू। तो आपको 5 करोड़ रुपए और होते तब आप प्लांट लगा लेते, लेकिन क्योंकि आपके पास पैसे की कमी है, देन यू वुड नॉट बी एबल टू इंस्टॉल दी प्लांट। तो उस केस में आपको गवर्नमेंट क्या दे देगी, वाइबिलिटी गैप फंडिंग के तहत फाइनेंशियल हेल्प कर देगी 5 करोड़ रुपए की। और क्योंकि जब आप प्लांट लगा लोगे और आपकी इनकम होनी चालू हो जाएगी, यू विल स्टार्ट गेटिंग द रिटर्न्स, देन यू विल रिटर्न दिस 5 करोड़ विद सम इंटरेस्ट टू गवर्नमेंट बैक। ठीक है, तो ये होता है वाइबिलिटी गैप फंडिंग। तो नेशनल, फिर हम ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो स्ट्रेटजी है वो 2030 तक 37 गीगावाट की है ऑफशोर विंड से। जब हम बात करते हैं 2030 तक सोलर से कितना हमारा टारगेट है, वो है 300 गीगावाट, और विंड से कितना है 37 गीगावाट। तो ये डेटा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यूआरईटी की अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्म रिन्यूएबल एनर्जी टैरिफ प्रोसीजर पे भी सरकार क्या कर रही है, काम कर रही है। तो कंक्लूजन क्या है कि भाई हमने अभी 200 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को इंस्टॉल कर लिया है। एक मेजर माइलस्टोन है, ये मील के पत्थर के समान है। स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट पुश थ्रू ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। अब ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से भी सरकार का क्या मकसद है, उद्देश्य है 5 मिलियन मीट्रिक टन पर ईयर का। अभी हम देखेंगे इसको अगले आर्टिकल में कि कैसे होगा वो। PLI स्कीम्स फॉर सोलर PV एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर एंड विंड प्रोग्राम्स। टारगेट क्या है 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी। इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी स्ट्रेटेजी इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल है, इकोनॉमिकली इंक्लूसिव है और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव है। तो ये जो पॉइंट है वो बहुत अच्छा है। यू कैन राइट इन मैनी क्वेश्चंस ऑफ मीन्स। रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित कुछ भी आता है तो कि भाई इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से वो इंक्लूसिव यानी समावेशी है, वैश्विक स्तर पे वो कॉम्पिटिटिव है यानी कॉम्पिटिशन कर सकती है, और इन्वायरमेंट के लिए सस्टेनेबल तो है ही। ठीक है, अब जो हमारा अगला आर्टिकल है आर्टिकल 6, वो ग्रीन हाइड्रोजन के विषय में है, और ये इंडिया का एक पाथ होगा टू अ सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर। अब ग्रीन हाइड्रोजन पे आने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन भी कई प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है ग्रे हाइड्रोजन, एक होता है ब्लू हाइड्रोजन, और एक हमें देखने को मिल रहा है ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसमें बेसिकली मैं आपसे ग्रीन हाइड्रोजन ही डिस्कस करूंगा कि ग्रीन हाइड्रोजन बनता कैसे है। ठीक है, तो जब हम ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने की बात करेंगे तब हम बेसिकली करते क्या हैं, हम लेते हैं H2O वाटर, और उस H2O को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, और उसको ब्रेक करके वी वुड गेट हाइड्रोजन। ठीक है, और इस प्रोसेस को करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रोलाइज़र की। तो इलेक्ट्रोलाइज़र एक ऐसा डिवाइस होगा जो वाटर को H2O को H2 और O2 में तोड़ देगा। तो H2 हमारे काम आ जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाएगा। एंड वी नो कि जो ऑक्सीजन है इट इज़ नॉट अ पॉल्यूटेंट। ठीक है, इट इज़ नॉट इवन अ ग्रीन हाउस गैस। तो इससे क्या होगा, जो बाई प्रोडक्ट है वो हार्मफुल नहीं है फॉर दी इन्वायरमेंट। अब बात आती है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइज़र होता है ये चलता कैसे है। तो ये इलेक्ट्रोलाइज़र आपका चलता है इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, इतना आपको अभी क्लियर होना चाहिए। फिर हम जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि भाई कोई कह सकता है कि इस इलेक्ट्रोलाइज़र को चलाने के लिए आपको जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो भी तो थर्मल पावर प्लांट से बन रही है, और थर्मल पावर प्लांट से जो बिजली बन रही है वो बेसिकली कोयले पे चलती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हम जो इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे और इलेक्ट्रोलाइज़र को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे वो हम सोलर जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे, जिसकी वजह से जो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम ही हो वह कैसा हो, रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड हो जाए। ठीक है, तो अब हम आर्टिकल को शुरू करते हैं। ये इंडिया का एक पाथ होगा सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर के लिए। इंडिया दैट इज़ भारत हैज़ बीन लॉन्ग बीन कमिटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमने सरपास कर दिया है पेरिस एग्रीमेंट के अपने टारगेट को भी। हमारा उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है कि 2047 तक हम एनर्जी इंडिपेंडेंस अचीव कर लें, यानी 2047 तक हमें किसी दूसरे देश के ऊपर एनर्जी के लिए निर्भर ना होना पड़े, और 2070 तक हम क्या कर लें, नेट जीरो एमिशंस को अचीव कर लें। ठीक है, फिर ग्रीन हाइड्रोजन का रोल क्या है और उसके क्या पोटेंशियल है,
ये प्रोड्यूस होगा फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड। मैंने आपको एक अभी एग्जांपल दिया ही था कि ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली वह हाइड्रोजन है जिसको हम प्रोड्यूस करते हैं बाय यूजिंग द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, जैसे कि हमने इलेक्ट्रोलाइजर को जो बिजली की ज़रूरत थी H2O को ब्रेक करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करने के लिए, उसको बिजली हमने किससे दी? सोलर से दी। उसको हम सोलर प्लांट लगा के भी बिजली दे सकते हैं, या फिर हम विंड के माध्यम से भी उसको बिजली दे सकते हैं। विंड से जो बिजली प्रोड्यूस होगी वो उसको दे देंगे, या फिर हम और क्या कर सकते हैं, हाइड्रो पावर से जो बिजली पैदा होती है उसके माध्यम से भी हम इलेक्ट्रोलाइजर को रन करके ग्रीन हाइड्रोजन अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो डोमेस्टिक एनर्जी सिक्योरिटी में भी ये काम आएगा और एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी इसका होगा। ये हेल्प करेगा डिकार्बोनाइज करने में हार्ड टू अबेट सेक्टर्स को, जैसे कि स्टील, रिफाइनिंग एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो अब बात आती है कि जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है उसमें इसका क्या काम है, या रिफाइनरी इंडस्ट्री है उसमें इसका क्या काम है। तो पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, रिफाइनिंग की ही बात कर लेते हैं। तो जब हम रिफाइनिंग की बात करते हैं बेसिकली, या हम रिफाइनरी की भी बात करें, तो उसमें क्या होता है, आपको पता है कि जो क्रूड ऑयल होता है उसको डीसल्फ्यूराइज किया जाता है। डीसल्फ्यूराइजेशन। ठीक है, तो डीसल्फ्यूराइजेशन का मतलब क्या होता है, उसमें से सल्फर का रिमूवल होता है। ठीक है, तो सल्फर को रिमूव हमें करना है। अब सल्फर को रिमूव करने के लिए वी नीड हाइड्रोजन। ठीक है, तो सल्फर रिमूव करना है, उसके लिए हाइड्रोजन चाहिए। तो वो जो हमें हाइड्रोजन मिलेगा वो कई सोर्सेज से मिल सकता है। एक तो तरीका है कि हम ग्रे हाइड्रोजन ले लें, एक है हम ब्लू हाइड्रोजन ले लें, एक है हम ग्रीन हाइड्रोजन लें। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, ज़्यादा इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, तो हम ग्रीन हाइड्रोजन को लेंगे और उस ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से हम क्या करेंगे, अपना जो क्रूड ऑयल है उसको रिफाइन करेंगे ताकि हमारा जो पेट्रोल हो वो बेहतर हो। ठीक है, तो इस तरीके से वो सेक्टर्स, रिफाइनरी जैसा सेक्टर जिसको डिकार्बोनाइज करना बड़ा मुश्किल समझा जाता है, उसमें भी हम कार्बन एमिशंस को कम कर पाएंगे ग्रीन हाइड्रोजन को यूज़ करते हुए। दूसरी चीज़ आती है फर्टिलाइज़र्स की। तो जब हम फर्टिलाइज़र बनाने की बात करते हैं तो उस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए हमें अमोनिया की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो अमोनिया की जब हम बात करते हैं NH3 होता है वो। अब अमोनिया में जो NH3 है उसके लिए जो हाइड्रोजन है वो भी आप कौन सा यूज़ कर सकते हो, किसी तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन को लेके आ सकते हो। ठीक है, तो ये एज सच मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, बहुत डिटेल में इन्हें आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना समझ सकते हो कि ग्रीन हाइड्रोजन के आ जाने से रिफाइनिंग, फर्टिलाइज़र्स, इन सेक्टर्स को भी हम डिकार्बोनाइज कर पाएंगे। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है, शिपिंग हो गया, लॉन्ग हॉल व्हीकल्स हो गए और पावर जनरेशन हो गया। एडवांस्ड एनर्जी इंडिपेंडेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंडिया के क्लाइमेट और एनर्जी गोल्स जो हैं उनकी अगर हम बात करें तो हम क्या सोच सकते हैं, NDC का जिक्र कर सकते हैं यहाँ। ठीक है, तो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या है वो, हमने इसको पहले पढ़ा था कि एक तो है 2030 वाला और एक है 2070 वाला। 2070 में हमको क्या करना है, नेट जीरो एमिशन को अचीव करना है। 2030 में हमको क्या करना है, 500 गीगावाट बाई रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि 45% हमको अपनी एनर्जी इंटेंसिटी को घटाना है बाई 2005 लेवल, और एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ GDP है ना। तो इतना तो आपको याद रखना ही रखना है। फिर क्या है, हमारा एक टारगेट ये भी है कि हमारे जो जितना टोटल एनर्जी का कंजम्पशन होगा उसका 50% बाई रिन्यूएबल। ठीक है, तो अब जब हमें इतनी चीज़ें मालूम हैं उसके बाद में हम बात करते हैं कि इंडिया के क्लाइमेट एंड एनर्जी गोल्स क्या हो सकते हैं। तो नेट जीरो एमिशन बाई 2070। ठीक है, एनर्जी डिमांड जो है 2030 तक हमारी 25% बढ़ जाएगी और 40% ऑफ प्राइमरी एनर्जी हमारी इंपोर्ट होती है। तो हमें किस पे जाने की आवश्यकता है,
हमें ट्रांजिशन करने की ज़रूरत है टू रिन्यूएबल एनर्जी एंड कट फॉसिल फ्यूल यूज़। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन का क्या रोल हो सकता है? प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, की बेनिफिट रिड्यूसेस कार्बन एमिशंस, इम्प्रूव्स एनर्जी सेल्फ सफिशिएंसी और रिप्लेस करेगा फॉसिल फ्यूल को पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, स्टील के प्रोडक्शन में, फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग में। हमने वो देखा ये कि किस तरीके से पेट्रोलियम रिफाइनिंग में ये उसको रिप्लेस करेगा, क्योंकि हमें जो डीसल्फ्यूराइजेशन करना होता है, उस डीसल्फ्यूराइजेशन के लिए जो हाइड्रोजन हमको चाहिए वो ये दे देगा। ठीक है, इसी तरीके से फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग में भी ये काम आएगा। करंट चैलेंजेस इसके क्या हैं? हाई कॉस्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। इसको बनाना क्या है, इसका प्रोडक्शन जो है बहुत कॉस्टली है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइजर्स आते हैं दे आर कॉस्टली। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइजर्स में क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलाइजर क्या है? ये डिवाइस है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? ये प्रोसेस है। और आउटकम क्या होता है? H2+O2 होता है। हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग। और इस हाइड्रोजन को हम कैसे यूज़ करते हैं? एज फ्यूल। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि बट ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स अब क्या होगा? फॉलिंग कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल्स एंड इलेक्ट्रोलाइजर्स की जो कॉस्ट है धीमे धीमे गिर रही है, और हम क्या कर सकते हैं? ग्रीन हाइड्रोजन को कॉस्ट कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं। इंडिया कैन यूटिलाइज इट्स रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड बिकम अ लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया एंड ग्रीन मिथेनॉल। अब ये ग्रीन अमोनिया क्या होता है? अमोनिया होता है बेसिकली NH3। ठीक है, तो वो अमोनिया जो ग्रीन हाइड्रोजन की मदद से बनाया जाएगा, दैट वुड बी ग्रीन अमोनिया। इन द सिमिलर वे जब हम मिथेनॉल की बात करते हैं तो वह मिथेनॉल जिसके प्रोडक्शन में ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ होगा वो ग्रीन मिथेनॉल हो जाएगा। सो अब हम नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात करेंगे, जिसको 2023 में लॉन्च किया गया था, और जिसका उद्देश्य ये है कि इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में क्या बन जाए? एक ग्लोबल हब बन जाए। तो उसके लिए भी अब जब हम किसी मिशन की बात करते हैं तो उसमें हम क्या रखते हैं? एक टारगेट रखते हैं। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में क्या टारगेट होगा? हम हर चीज़ में देखें तो 2030 को लेकर चल रहे हैं कि 2030 तक हमको क्या करना है। तो 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन पर ईयर, यानी 2026 में 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, 2027 में भी जो प्रोडक्शन होना चाहिए कितना होना चाहिए? 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन। 2028 में भी 2030 तक प्रति वर्ष हमको 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन को क्या करना होगा? प्रोड्यूस करना होगा। ये हमारा टारगेट है। ठीक है, यही देखो यहाँ लिखा भी हुआ है 5 मिलियन मीट्रिक टन बाई 2030 स्केलेबल टू 10 मिलियन मीट्रिक टन विद एक्सपोर्ट डिमांड। और कोशिश क्या होनी चाहिए कि उसको हम 10 मिलियन मीट्रिक टन 10 MMT तक पहुंचा लें। 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी टू सपोर्ट ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, अब स्केलिंग भी हम इसकी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्केलिंग ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, लेवरेजिंग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। हम नई नई तकनीकों के माध्यम से, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से इसकी ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन को स्केल यानी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो हमें रिप्लेस करना होगा फॉसिल फ्यूल बेस्ड हाइड्रोजन को अमोनिया के प्रोडक्शन में, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, सिटी गैस सिस्टम में। हमें ग्रीन स्टील का भी प्रोडक्शन करना होगा। ठीक है, अब ये स्टील प्रोडक्शन होता कैसे है, इसके बारे में हमने अपने पिछले क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा भी था। जैसे कि जब हम ग्रीन स्टील की बात करते हैं तो ग्रीन स्टील में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? हम ग्रीन हाइड्रोजन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हमने स्टील प्रोडक्शन जो है उसको पिछली क्लास में पढ़ा भी था, यदि आपको याद हो तो। हाँ, तो देखिए, जब ग्रीन स्टील की हम बात करते हैं तो हमने स्टील प्रोडक्शन के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा भी था, अगर आपको याद हो तो।
जिसमें हमने बात करी थी सबसे पहले क्या होता है, मैं आपको एक बार रिवीजन भी करवा देता हूँ, बेनिफिशिएशन। ठीक है, बेनिफिशिएशन में बेसिकली हम क्या होता है, और जो होती है उसमें से किसको रिमूव करते हैं, गैंग को। ठीक है, फिर बेनिफिशिएशन के बाद में दूसरी स्टेप क्या थी हमारी, ब्लास्ट फर्नेस। उसमें हम क्या कर रहे थे ब्लास्ट फर्नेस में, बताओ आप लोग। ब्लास्ट फर्नेस में एक स्टील का सिलेंडर था, उसमें हमने क्या कहते हैं, ब्रिक्स रख दी थी, है ना। और हमने ये पढ़ा था कि उसमें हमें जो आयरन होगा, आयरन और एक तो होता है उसका चूरा बना लेना, है ना। लेकिन हमने कहा था जो पैलेट्स हैं या फिर जो स्पिंटर हैं उनका प्रयोग होना चाहिए। और इसमें साथ में हम क्या डालते थे, कोकिंग कोल डालते थे। ठीक है, अब जो हम कोकिंग कोल को डालते थे उसका काम क्या होता था, ये एक बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता था, है ना। और जो हमारा आयरन ओर होती है वो होती है Fe2O3। ठीक है, तो उस आयरन ओर में से हमें ऑक्सीजन को सेपरेट करना होता था, तो कोकिंग कोल एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता था और Fe2O3 में से O3 को रिमूव कर देता था। ठीक है, उसके बाद में हमको क्या मिलता था, पिग आयरन। पिग आयरन मतलब कच्चा लोहा। ठीक है, और इस प्रोसेस में क्या होता था, इस आयरन के साथ में कार्बन आ जाता था। तो जो अगला प्रोसेस होता था जिसको हम क्या कहते थे, बेसिमर कन्वर्टर के अंदर जो पूरा होता था, उसमें हमारा काम ये होता था इस आयरन में जो कार्बन कंटेंट आ गया उसको रिमूव करना। ठीक है, तो उसके लिए हम काम किया करते थे। तो इसी में कहाँ पर किसका यूज़ होगा, ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ होगा, वो आप एक बार खुद से सोचो। ठीक है, मैं आपको बता ही दूंगा, अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो कमेंट करना। तो हमने ना ग्रीन स्टील के प्रोडक्शन के लिए जो स्टील का प्रोडक्शन कैसे होता है उसको एक बार जो है वो डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो आई होप आपको ग्रीन हाइड्रोजन भी ठीक से समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यूज़ जो होगा ग्रीन अमोनिया में भी होगा, ग्रीन मिथेनॉल में होगा और हाइड्रोजन की मोबिलिटी में होगा। फॉर इंडियाज आइलैंड्स डिसेंट्रलाइज्ड ग्रीन हाइड्रोजन जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर रीजनल डेवलपमेंट। अब डोमेस्टिकली जो करंट हाइड्रोजन है वो जो यूज़ है वो 5 मिलियन मीट्रिक टन पर ईयर है। ठीक है, और मेनली ग्रीन हाइड्रोजन नीड टू शिफ्ट टू ग्रीन हाइड्रोजन वाया वाटर इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो बायोमास बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन वाया गैसिफिकेशन एंड बायोमास रिफॉर्मिंग। अब देखो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में क्या चीज़ है, 5 मिलियन मीट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन हमको 2030 तक बनाना है, मतलब प्रति वर्ष हमको बनाना है। 6 लाख न्यू ग्रीन जॉब्स इससे क्या होंगी, जनरेट होंगी। और कार्बन एमिशन कितना कम होगा, 50 MMT ऑफ कार्बन अबेटमेंट क्यूम्यूलेटिवली, यानी कार्बन एमिशंस बहुत मात्रा में कम हो जाएंगे। फिर हमें 60 से 100 गीगावाट तक के इलेक्ट्रोलाइजर्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइजर मैंने आपको बताया था क्या करता है, यही बेसिकली हाइड्रोजन को तोड़ के क्या बनाता है, मतलब वाटर को तोड़ के H2O को तोड़ के हाइड्रोजन को सेपरेट करता है, विच इज कॉल्ड एज ग्रीन हाइड्रोजन। 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है ग्रीन हाइड्रोजन का वो फेजेस में है। 22-23 से 25-26 तक में आप एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे, आप डिमांड क्रिएट करोगे इलेक्ट्रोलाइजर्स की। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट चलाओगे, प्रायोरिटी सेक्टर्स में क्या रखोगे, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर्स और सिटी गैस। रेगुलेशंस पे, स्टैंडर्ड्स पे, अर्ली रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेटअप पे आप काम करोगे। ठीक है, यानी शुरुआत में आपको ग्रीन हाइड्रोजन की डिमांड क्रिएट करनी है और ग्रीन हाइड्रोजन को रिन्यूएबल में भी बेसिकली रिफाइनरी, फर्टिलाइज़र में यूज़ करना है। हमने बात करी थी कि रिफाइनरी में ग्रीन हाइड्रोजन कैसे यूज़ होगा, फर्टिलाइज़र में ग्रीन हाइड्रोजन कैसे यूज़ होगा। क्यों, क्योंकि फर्टिलाइज़र में आपको बेसिकली अमोनिया की आवश्यकता पड़ती है। सो हम बेसिकली जो सप्लाई करेंगे अमोनिया की, दैट वुड बी अ ग्रीन अमोनिया। अमोनिया क्या होता है, NH3 होता है, यानी अमोनिया जो है उसके लिए आपको क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। एंड दैट हाइड्रोजन वी वुड प्रोवाइड वुड बी ग्रीन हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोलाइजर के जरिए हम जो हाइड्रोजन को सेपरेट करेंगे पानी से, उसको हम इसमें सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फर्टिलाइजर हो गया आपका, उसके साथ में रिफाइनरी हो गया और सिटी गैस। अब जब फेज़ 2 की हम बात करेंगे तब हम उसको कॉस्ट कॉम्पिटिटिव बनाएंगे, यानी हम ये कोशिश करेंगे कि हम क्या करें, ग्रीन हाइड्रोजन को सस्ता करें। फेज़ 1 में हमारा टारगेट ग्रीन हाइड्रोजन को सस्ता करना नहीं है,
ग्रीन हाइड्रोजन के लिए एक मार्केट क्रिएट करना है, और जब वो हो जाएगा तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की ओर जाएंगे और उसको सस्ता करेंगे, उसको स्टील में, मोबिलिटी में, शिपिंग में लेके आएंगे, लॉन्च करेंगे एविएशन रेलवे प्रोजेक्ट्स, ठीक है, और एक्सेलरेट करेंगे कमर्शलाइजेशन एंड इनोवेशन। तो की कंपोनेंट्स क्या है इसके, एक है साइट प्रोग्राम, ठीक है। अब जो साइट प्रोग्राम की हम बात करते हैं तो उसमें GHT से क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। अब SI से क्या है वो आपको एक बार गूगल करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो साइट प्रोग्राम बेसिकली क्या है, ये फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देता है ग्रीन हाइड्रोजन, जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसके प्रमोशन के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए। ग्रीन हाइड्रोजन हब्स बनेंगे, हाइड्रोजन हाईवेज बनेंगे। तो बेसिकली हाइड्रोजन हाईवे का क्या मीनिंग है, देखो अभी हमारी गाड़ियां किस पे चलती हैं, पेट्रोल पे, डीजल से। तो पेट्रोल, डीजल, उसके अलावा हमारी गाड़ियां किस पे चल सकती हैं, CNG पे भी चल जाती हैं, ठीक है। और अभी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी बात कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारी गाड़ियां और किस पे चल सकती हैं, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल पे भी चल सकती हैं। तो उस हाइड्रोजन एज अ फ्यूल पे चलने के लिए आपके पास में क्या होने चाहिए, ऐसे हाईवेज होने चाहिए जहाँ पे 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर पे क्या हो, जैसे आज के टाइम में पेट्रोल पंप होते हैं उसी तरीके से क्या होने चाहिए, हाइड्रोजन पंप्स होने चाहिए, जहाँ पे आप अपनी गाड़ी में हाइड्रोजन फ्यूल को डलवा सको, ठीक है। तो इसीलिए हमें हाइड्रोजन हाईवेज को भी क्या करना होगा, बनाना होगा। डिमांड साइड टारगेट्स टू पुश यूसेज, आपको डिमांड साइड पे फोकस करना होगा ताकि डिमांड बढ़े, ताकि लोग यूज भी हो उसका, है ना। एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी हमें फोकस करना है, ग्रीन अमोनिया बंकर्स बनाने होंगे, स्ट्रीमलाइंड लैंड एक्विजिशन करना होगा, रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन भी इसका एक कंपोनेंट है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तो आपको सब में लिखना ही है। देखो जब भी आपसे कोई पूछे कि भाई किसी भी स्कीम का, किसी भी मिशन का क्या कंपोनेंट है, तो एक कंपोनेंट उसका होगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, आंख बंद करके लिख सकते हो। एक कंपोनेंट क्या होगा, ग्रीन हाइड्रोजन आप लेके आ रहे हो तो उसके लिए स्किल डेवलपमेंट भी तो करना होगा, तो स्किल डेवलपमेंट एक कंपोनेंट होगा। आपको करना क्या है, बेसिकली उस स्कीम के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और कुछ पॉइंट जो होंगे वो सब में कॉमन होंगे, जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स बाई गवर्नमेंट। अब यहाँ पे फाइनेंशियल इंसेंटिव बाई गवर्नमेंट का नाम दिया हुआ है साइट प्रोग्राम, लेकिन अगर आपको मान लो साइट प्रोग्राम नहीं भी पता है और आपको आंसर लिखना है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के ऊपर, तो आप साइट प्रोग्राम को बिना कोट करे भी लिख सकते हो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स बाई द गवर्नमेंट। और क्या लिख सकते हो, स्किल डेवलपमेंट, फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। अब ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है तो आपको पता है कि इसके लिए लैंड एक्विजिशन की भी जरूरत पड़ेगी, आपने वो भी लिख दिया, ठीक है। फिर क्या है, ग्रीन फाइनेंस अवेयरनेस कैंपेन, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन या कोऑपरेशन। तो ये वाला जो पॉइंट है अवेयरनेस कैंपेन का और इंटरनेशनल कोऑपरेशन का, ये भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में होता ही है, ठीक है। तो अब हम एक बार वो पॉइंट्स की बात कर लेते हैं अलग से जो यहाँ लिखे हैं, जिनको आप किसी भी आंसर में यूज़ कर सकते हो अगर मिशन पे आता है। तो जैसे कि मान लो आता है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, तो उसमें आप क्या लिख सकते हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP लिख सकते हो, अवेयरनेस की भी बात कर सकते हो, है ना, स्किल डेवलपमेंट की बात कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, उसमें भी आप लिख सकते हो इंटरनेशनल कोऑपरेशन, और क्या लिख सकते हो, उसमें कुछ भी नहीं पता तो भी लिख सकते हो फाइनेंशियल इंसेंटिव, ठीक है। अब बताओ मुझे कि जब हम नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की बात करते हैं तो स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है कि नहीं है, और स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चला रही है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम चला रही है, फिर क्या है, स्किल इंडिया SIDH स्किल इंडिया डिजिटल हब भी चला रही है। देखो कितने पॉइंट आ गए, स्किल इंडिया डिजिटल हब, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, किस में, स्किल डेवलपमेंट में चल रहा है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन में। इसी तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी हम लिख सकते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव भी देती है सरकार नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के तहत, क्या है वो, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ठीक है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, अवेयरनेस भी हम लिख सकते हैं। तो ये कुछ वो पॉइंट्स हैं जो कॉमन हैं, जो हर मिशन में चल जाएंगे।
जिनको हम किस में यूज़ कर रहे हैं, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में भी यूज़ कर रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो हम क्या लिख सकते हैं पॉइंट, फाइनेंसिस तो हैं ही जो साइट के तहत हैं, हम ग्रीन फाइनेंस का भी जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, तो अब स्ट्रेंथन जो हम करेंगे इंडिया के ग्रीन एनर्जी फ्यूचर को, उसके लिए हमने ये जो डायग्राम है ये भी डाला हुआ है, इसको आप एक बार रीड कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है मल्टी मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेशन ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। अब हम देखते हैं कि भाई नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को चलाने के लिए कौन कौन से मंत्रालय जो हैं वो एक साथ जुड़े होंगे। ठीक है, हम ब्रेन स्टॉर्मिंग पहले करेंगे, उसके बाद में जो यहाँ लिखे हुए हैं उनको देखेंगे। तो देखो ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो मुझे बताओ कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो किसके काम आएगा। अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, इसके तहत हम ग्रीन हाईवेज बनाएंगे, है ना। अब हाईवे अगर हम बनाते हैं तो उसके लिए कौन सा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का यूज़ होगा कि नहीं होगा। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हो गया एक तो। और हमने क्या पढ़ा था, ग्रीन हाईवेज के अलावा हमने ग्रीन अमोनिया का भी जिक्र किया था, और अमोनिया का प्रयोग किस में होता है, फर्टिलाइजर में होता है। तो अब मुझे बताओ कोई अलग से मंत्रालय है क्या, मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, अब जब हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो MNRE तो होगा ही होगा, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, बिकॉज ग्रीन हाइड्रोजन इज़ अ रिन्यूएबल एनर्जी। इसी तरीके से हमने और क्या पढ़ा था कि बेसिकली हम जब रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे में बात कर सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन की, और हम कह सकते हैं कि भैया हमारी जो गाड़ियाँ चलेंगी वो किस पे चल जाएंगी, हाइड्रोजन पे चल जाएंगी, तो हम और क्या कह सकते हैं, हमारे जो जहाज हैं वो भी चल सकते हैं क्या, ग्रीन हाइड्रोजन पे चल सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड पोर्ट, है ना, वो भी आ जाएगा। तो रोड हो गया, तो उसके अलावा और क्या आ जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि इतने सारे मंत्रालय इससे जुड़े हुए हो सकते हैं। फिर हमने और क्या बात करी थी कि इसके तहत फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी मिलेंगे, साइट प्रोग्राम देखा था, यानी कि और कौन जुड़ जाएगा इससे, फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइज़र है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है, MNRE है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है, रेलवे है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है। और कौन सा मंत्रालय जुड़ा हुआ हो सकता है। अच्छा, इसके तहत ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, लोगों को स्किल भी तो देनी होगी कि वो इलेक्ट्रोलाइजर्स को ठीक से यूज़ कर पाएँ। तो इसमें क्या आ जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। इसके साथ में ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी आ सकता है। इसमें हमने ग्रीन स्टील की भी बात करी थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील भी हो सकती है। हमने बात करी थी ना ग्रीन स्टील की, तो इस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इतने सारे मंत्रालय जो हैं उनका आपस में हम कोऑर्डिनेशन देख सकते हैं। अभी भी मुझे लगता है कि कुछ जो हैं वो छूट गए होंगे, तो वो हम PDF से देखते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रयास क्या है कि हम खुद से सोच पाएँ, और बचता है तो हम इससे देखेंगे। अब देखो MNRE है, ये तो लीड मिशन, ये मिशन को लीड कर रहा है, इंसेंटिव्स देगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ पावर भी तो आएगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को सपोर्ट होगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर हमारा छूट गया था। इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ग्रीन हाइड्रोजन का एडॉप्शन होना चाहिए रिफाइनरीज में और गैसेज में, ये भी हमारा छूट गया था। ठीक है, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की बात हो गई थी, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की बात हो गई थी, स्टील की बात हो गई थी, पोर्ट्स एंड शिपिंग की बात हो गई थी, स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन की बात हो गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की भी बात हो गई थी। क्या क्या बचा था, एक तो पावर, ठीक है, बिजली, एक मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और एक्सटर्नल अफेयर्स। अब हम एक्सटर्नल अफेयर्स की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे देन वी नीड द टेक्नोलॉजी, और उसके लिए आपको ग्लोबल क्या करने पड़ सकते हैं, पार्टनरशिप्स, यानी कि वैश्विक साझेदारियां भी करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने हॉलिस्टिकली देखा कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में कितने सारे मंत्रालय जो हैं वो स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। सो बेसिकली हमने देखा क्या, दीज आर दी स्टेक होल्डर्स। इसको आप ऐसे भी बना सकते हो एग्जाम में, कॉपरेशन में, है ना। यहाँ पे लिख दिया फाइनेंस,
यहाँ लिख दिया पावर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, यहाँ क्या लिख दिया, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। यहाँ पे पोर्ट्स एंड शिपिंग, यहाँ पे रेलवे, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप डायग्राम्स भी बना सकते हो। अब हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ की। तो क्या क्या रिस्क मैनेजमेंट की हमें आवश्यकता है, मतलब किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना होगा। एक तो स्ट्रेटेजिक लेवल पे रिस्क मैनेजमेंट को अगर हम देखेंगे तो हमें सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करने की अपनी आवश्यकता है। टेक्नोलॉजिकल लेवल पे अगर हम देखेंगे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस होना चाहिए। ऑपरेशनल लेवल पे अगर हम देखेंगे तो हमें सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का ख्याल रखना होगा कि जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को जनरेट कर रहे हैं, वहाँ पे कोई समस्या तो नहीं आ रही। फाइनेंशियल लेवल पे हमें डिमांड, इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोलाइजर सप्लाई और क्रेडिट एक्सेस पर ध्यान रखना होगा। तो यही हमारे रिस्क मैनेजमेंट में क्या हो सकता है भाई। एक तो रिस्क हो सकता है ऑपरेशनल रिस्क, कि जहाँ पे वो लगा हुआ है प्लांट, उसमें कोई गड़बड़ आ गई ग्रीन हाइड्रोजन का। एक आपका क्या हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है रिस्क, जिसमें आपको इलेक्ट्रोलाइजर की सप्लाई और क्रेडिट एक्सेस यानी कि जो उधार है वो कितनी आसानी से मिल रहा है उस पर फोकस करना होगा। टेक्नोलॉजिकल समस्या हो सकती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और स्ट्रेटेजिक हो सकती है, ठीक है। ईजी था। अब गवर्नेंस फ्रेमवर्क की अगर हम बात करते हैं तो एक एम्पावर्ड ग्रुप होगा जो कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी कौन होता है, ये वो आईएएस ऑफिसर होता है जो सबसे बड़े पद पे पहुंच पाता है। जैसे कि अगर कोई एग्ज़ाम क्लियर करता है यूपीएससी का और वो आईएएस ऑफिसर बनता है, तो जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है वो कैबिनेट सेक्रेटरी की होती है, ठीक है। तो ये सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होता है और ये बहुत पावरफुल व्यक्ति भी होता है। आपने ऐसे सुना होगा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के बारे में, एक मेट्रो स्टेशन भी पड़ता है, केंद्रीय सचिवालय, तो वहाँ पे ही कैबिनेट सेक्रेटरी जो हैं आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो एम्पावर्ड ग्रुप जो होगा उसको कौन चेयर करेगा, कैबिनेट सेक्रेटरी। फिर एडवाइजरी ग्रुप होगा साइंस एंड टेक इनपुट के लिए, ठीक है। फिर मिशन सेक्रेटेरिएट होगा। एज सच ये इतना आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि एक एक चीज़ आप याद रखो। इसमें आप ये कह सकते हो कि कोऑर्डिनेशन विद एजेंसी, जैसे इसरो हो गई, डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इनके साथ में भी कोलैबोरेशन होगा। अब इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा, तो भाई यही होगा, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के आने से हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट हो जाएगी। क्लाइमेट एक्शन जो है उसमें भी हम एक मेजर लीप मतलब छलांग ले पाएंगे, ठीक है। तो अब अगर हम कॉन्क्लूज़न की बात करते हैं तो हम क्या कहेंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन एक पिलर है विकसित भारत का, और इससे हम क्या करेंगे, डीकार्बोनाइजेशन करेंगे, सेल्फ रिलायंस को अचीव करेंगे एनर्जी में, और पोजीशन करेंगे इंडिया को एज अ ग्लोबल हाइड्रोजन मतलब ग्रीन हाइड्रोजन लीडर, ठीक है। तो आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर हुआ होगा। अब हम अपने आर्टिकल नंबर 7 पे आते हैं, जो है बायोफ्यूल्स एज प्रॉमिसिंग सब्सटीट्यूट फॉर हाई कार्बन एनर्जी सोर्सेज, ठीक है। अब बायोफ्यूल जो होता है इसको हम हिंदी में कहते हैं जैव ईंधन, ठीक है। इसको हिंदी में बताने का भी एक कारण है, वो हम आगे देखेंगे जब एक पर्टिकुलर स्कीम को पढ़ेंगे। तो बायो और फ्यूल, फ्यूल आपको पता ही है, ठीक है, और बायो मतलब जो लिविंग चीज से आई हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बायोफ्यूल। अब ये नेचर का प्रिंसिपल है जो एक पोयम टाइप की फॉर्म में दिया है, नेचर रन्स ऑन सनलाइट, नेचर यूजेज ओनली एनर्जी इट नीड्स, नेचर फिट्स फॉर्म टू फंक्शन, इसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। एनर्जी कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें, इंडिया में राइजिंग एनर्जी डिमांड है, हमें पता ही है। फॉसिल फ्यूल जो है वो अनसस्टेनेबल है, वी नो अबाउट इट। फॉसिल फ्यूल में क्या आ जाएगा, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, है ना, अनसस्टेनेबल है ही ये, क्यों, पॉल्यूशन भी करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग भी करते हैं, एंड अनसर्टेनिटी जो है वो इस वजह से भी है बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स वी इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज, हम दूसरे देशों से अपने यहाँ पे क्या करते हैं, आयात करते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम की बात है। रिन्यूएबल एनर्जी क्या हो सकती है, की हो सकती है किस चीज़ की, इकोनॉमिक ग्रोथ की, इक्विटी की, हेल्थ की और वेलबींग की, ठीक है। हेल्थ की कैसे आपको पता ही है, क्योंकि उसके जरिए कार्बन एमिशंस कम होते हैं, तो पर्यावरण को नुकसान कम होता है। क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याएं हैं उसको भी हम एड्रेस कर सकते हैं। अब इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स है वो है सोलर और विंड, इसमें बड़ी तेज़ी से ग्रोथ हुई है। उसके साथ में अगर हम बायोफ्यूल की बात करते हैं तो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनर्जी सिक्योरिटी, ठीक है। और फिर जट्रोफा करकास है, जट्रोफा का एक प्लांट होता है और इससे हम क्या बनाते हैं, बायोडीजल बनाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब जब हम बात करते हैं पीएम जीवन योजना की, तो ये क्या है,
पीएम जीवन योजना की अगर हम बात करें तो ये स्कीम है प्रधानमंत्री जैव ईंधन वातावरण अनुकूल, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी फुल फॉर्म होती है कुछ, प्रधानमंत्री जैव ईंधन। तो जैव ईंधन मतलब बायोफ्यूल, और वी से है वातावरण अनुकूल। अनुकूल अवशेष निवारण, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री जैव ईंधन, जैव ईंधन मतलब बायोफ्यूल, वातावरण अनुकूल। अब वातावरण अनुकूल मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली, अवशेष निवारण। अवशेष क्या होते हैं? रेजिड्यूज, RESIDUE, रेजिड्यू मतलब कि जो बच गया है उसका निवारण, ठीक है। तो इसमें आप बेसिकली करते क्या हो, बायोफ्यूल कैसे बना सकते हैं हम इसमें हम बायोफ्यूल बना सकते हैं एग्रीकल्चरल रेजिड्यू से, ठीक है। और किससे बना सकते हैं? एल्गी से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो कई चीज़ों से हम जो एग्रीकल्चरल रेजिड्यूज जैसी चीज़ें हैं उनसे आप क्या कर सकते हो? बायोफ्यूल बना सकते हो। इवन हम किससे बनाते हैं बायोफ्यूल? गन्ने से भी बनाते हैं, शुगर केन से। क्या बनाते हैं हम? बायोइथेनॉल बनाते हैं, ठीक है। और इस बायोइथेनॉल को किस में मिक्स करते हैं? पेट्रोल में मिक्स करते हैं, जिसको क्या कहते हैं? इथेनॉल ब्लेंडिंग, है ना। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा और सेपरेट टॉपिक होता है इथेनॉल ब्लेंडिंग का, कि कितने परसेंट होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, किसानों का इससे क्या फ़ायदा होता है, जो शुगर मिल्स हैं जो हमेशा लॉस में रहती हैं उनका कितना फ़ायदा होगा अगर बायो इथेनॉल बनाना अलाउड है, या वो बनाना अलाउड नहीं है, तब क्या क्या सिचुएशंस रहती हैं। तो हमारा वो अभी कंसर्न नहीं है। अभी हमने बात करी है प्रधानमंत्री जैव ईंधन वातावरण अनुकूल अवशेष निवारण योजना, यानी बेसिकली सरकार इसके तहत क्या चाहती है? बायोफ्यूल्स को प्रमोट करना चाहती है, ठीक है। इसका इम्प्लीमेंटेशन टाइम जो है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2028-29 तक। 2018 के आसपास में ये स्कीम आई थी। और फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है इसके तहत एडवांस्ड बायोफ्यूल प्रोजेक्ट्स को, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइडिंग रेम्यूनरेटिव इनकम टू फार्मर्स फॉर देयर एग्रीकल्चरल रेजिड्यू, ठीक है। एड्रेसिंग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज़ एनर्जी सिक्योरिटी एंड सेल्फ रिलायंस, ठीक है। अब बायोफ्यूल भी एक क्या है? एक ऑल्टरनेटिव एनर्जी है। ये भी क्या करेगा? वही काम है इसके भी जो रिन्यूएबल एनर्जी में आप लिखते हो। रिन्यूएबल एनर्जी भी एक ऑल्टरनेटिव एनर्जी है, बायोफ्यूल भी एक ऑल्टरनेटिव एनर्जी है। क्या मिटिगेट करता है? क्लाइमेट चेंज को, बायोडाइवर्सिटी लॉस को और पॉल्यूशन को। सपोर्ट क्या करता है? रूरल लाइवलीहुड को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, फूड, एनर्जी, वाटर सिक्योरिटी को। ये सारे पॉइंट जो हैं आपको पहले से ही पता है। अब बायोफ्यूल जो इंडिया में है इसको लॉन्च किया गया 2023 में। यूनिक फीचर क्या है? मोलेसिस फॉर इथेनॉल, ठीक है। अब इसमें भी कई चीज़ें होती है। टाइप ए मोलेसिस होता है, एक टाइप बी मोलेसिस होता है। अब पहली बात तो ये आती है मोलेसिस ही क्या होता है। तो मोलेसिस हमको कैसे मिलता है? जब हम गन्ने को क्या करते हैं, गन्ने का जो रस होता है उसको निकाल के उसको जब हम बॉईल करते हैं उसके बाद में हमको मोलेसिस मिलता है, और उसी के माध्यम से हम इथेनॉल को बनाते हैं। नॉन एडिबल ऑयल्स से हम क्या करते हैं? बायोडीजल बना लेते हैं। और बायोडीजल बनाने में सबसे जो खास होता है वो होता है जट्रोफा करकास, जट्रोफा करकास, ठीक है। अब हम कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो साइक्लिक सप्लाई होती है मोलेसिस की, ठीक है। लैंड अवेलेबिलिटी एक इशू होता है, कॉस्ट कीमत भी कई बार इशू होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स जो हैं वो भी एक प्रॉब्लम बनते हैं। अब जब नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी आई थी तो उसमें क्या क्या आ गया था कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग होनी चाहिए पेट्रोल में बाई 2025-26, एडवांस फ्रॉम 2030। अब इसको हम समझते हैं कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से बेनिफिट क्या होगा। देखो, अभी हमने मान लो पेट्रोल हम यूज़ कर रहे हैं 20 लीटर, मान लो कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति उसने 20 लीटर पेट्रोल यूज़ किया, तो उसमें 20 लीटर पेट्रोल ही है ना। अब उसमें सिर्फ पेट्रोल ही है तो पेट्रोल में क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। पेट्रोल से बड़ी मात्रा में क्या होगा? कार्बन एमिशंस होंगे।
ये क्या है, इन्वायरमेंट के लिए वेरी हार्मफुल। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें कितने परसेंट हमको ब्लेंडिंग करनी है, 20% करनी है। तो 20% कितना हो जाएगा, 20 लीटर का, बताओ 4 हो जाएगा क्या, है ना, आ गया। तो अब हमें क्या करना है, 20 लीटर में मतलब 20 लीटर क्या, हम 16 लीटर पेट्रोल लेंगे प्लस 4 लीटर क्या लेंगे, 4 लीटर हम ले लेंगे इथेनॉल। तो पहले 16 लीटर पेट्रोल जो है उसको हम जला रहे थे, कंबशन कर रहे थे। पहले 20 लीटर पेट्रोल का हम कंबशन कर रहे थे, अब हम 16 लीटर पेट्रोल का कंबशन कर रहे हैं। अब ये जो इथेनॉल है हमारा, इसको तो हम कह ही रहे हैं कि ये बायोफ्यूल है, इसके द्वारा तो कार्बन एमिशन बहुत कम होगा, ना के बराबर होगा। बट जो 16 लीटर हमने क्या लिया है, पेट्रोल लिया है, उसके द्वारा भी तो कार्बन एमिशन कम होगा कंपेयर टू 20 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो इस तरीके से हुआ क्या, जब हमने 16 लीटर मंगाया, यानी कि अब हमारी जो पेट्रोल की रिक्वायरमेंट है वो घट गई। एक तो पेट्रोल की रिक्वायरमेंट घट गई, तो हमारा जो इंपोर्ट होगा वो क्या होगा, लेस होगा। और जब हमारा इंपोर्ट कम होगा तब क्या होगा, हमारे पास में फॉरेक्स ज़्यादा होगा। ठीक है, और हम क्या कह सकते हैं, हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो भी कम होगी। और इसके साथ साथ में जब पेट्रोल जो है उसकी रिक्वायरमेंट कम होगी तो पॉल्यूशन कम होगा। हमारा जो एनडीसी का जो टारगेट है कि हमें इतना कार्बन एमिशन करना है, वो एनडीसी का टारगेट जो है हम अच्छे से अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। उसके अलावा क्या बेनिफिट होता है, जब हम इथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं तो इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए बेसिकली क्या चाहिए होता है, शुगर मिल को शुगर केन चाहिए होता है। तो ट्रेडिशनली जब इथेनॉल ब्लेंडिंग नहीं हो रही थी तो सारे के सारे शुगर केन से चीनी मिल वाले, शुगर मिल वाले क्या करते थे, शुगर बनाते थे। तो शुगर क्या थी, मार्केट में सरप्लस थी। अब शुगर के सरप्लस होने के कारण उसकी प्राइसेस क्या हो जाएंगी, डाउन हो जाएंगी। और जब शुगर की प्राइसेस कम होंगी तो क्या होगा, जो शुगर मिल होंगी उनका लॉस होगा। ठीक है, तो शुगर मिल इन लॉस। अब जब शुगर मिल लॉस में होंगी तब ये फार्मर को उसका जो पेमेंट है शुगर की इनका, गन्ने का, वो ठीक से कर पाएंगे क्या, नहीं। तो इसको हम क्या कहेंगे, डिलेड पेमेंट टू फार्मर्स। ठीक है, तो यानी कौन कौन लॉस में है, हम कह सकते हैं फार्मर एट लॉस, फार्मर भी लॉस में है, शुगर मिल भी लॉस में है, हमारे पास में सरप्लस शुगर है। तो उससे क्या होता है, वेस्टेज ऑफ शुगर। ठीक है, ठीक है, शुगर रॉट हो जाती है। ठीक है, अब क्या हुआ, जब हम इथेनॉल ब्लेंडिंग करने लग गए, फार्मर बेनिफिट में आ गया, सरप्लस शुगर कम हो गई, शुगर मिल, इसको हम दूसरे पेन से कर लेते हैं, फार्मर का भला, सरप्लस शुगर कम, शुगर मिल जो है वो फायदे में आ गई, वेस्टेज ऑफ शुगर घट गया, शुगर रॉटिंग घट गई। ठीक है, फिर हम बात करें इन्वायरमेंट का, क्या हुआ, बेनिफिट हुआ, इंपोर्ट डिपेंडेंस क्या हो गई, घट गई, रुपी जो है वो डॉलर के मुकाबले क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो पा रही हैं क्योंकि नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी जो हमारी सरकार लेके आई, क्या करा सरकार ने, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी लेके आई, उसमें ये अलाउ कर दिया गया कि आप शुगर केन से क्या कर सकते हो, बायोफ्यूल बना सकते हो। ठीक है, यानी कि इथेनॉल को बना सकते हो। तो ये नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेशनल पॉलिसी इन बायोफ्यूल था उसमें 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग जो होनी चाहिए
वो आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से वो बेनिफिट करने वाली है। तो हम बायोफ्यूल्स किस किस चीज़ से बना सकते हैं? एग्रीकल्चर वेस्ट से, ठीक है, उसका मैंने जिक्र किया ही था। आप इवन जो आपका केला का छिलका है, आपका जो आम का छिलका है, वो सारे के सारे एग्रीकल्चरल वेस्ट हैं। जो सब्जी काटी जाती है उसका जो छिलका होता है उससे बायोफ्यूल बनेगा। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से बायोफ्यूल बनेगा। काऊ डंग, गाय के गोबर से और फॉरेस्ट के रेजिड्यू से बायोफ्यूल बनेगा। और उस बायोफ्यूल में आप बेसिकली अगर क्या कर रहे हो, उसको यूज़ कर पा रहे हो ढंग से, तो आपका जो क्लाइमेट चेंज का इशू है वो कितने अच्छे से एड्रेस हो सकता है, सोचो, ठीक है। और इसमें गन्ने का जिक्र नहीं था, शुगर केन का जिक्र नहीं था, वो मैंने आपको एक वैल्यू एडिशन के तौर पे दिया, क्योंकि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इससे हमारा ऑयल इंपोर्ट कम होगा, बात हो गई थी। पॉल्यूशन कम होगा, बात हो गई थी। कार्बन एमिशंस कम होगा, बात हो गई थी, ठीक है। तो अब हम क्या कहेंगे कंक्लूजन में, कोहेरेंट, कंसिस्टेंट और कमिटेड पॉलिसी हमको चाहिए जो एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ में हमारी इंडिया की बायोफ्यूल पॉलिसी को सस्टेन करवा पाए, ठीक है। एक बार आपको इसको भी पढ़ लेना चाहिए, इस डायग्राम को। हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो बायोफ्यूल बेनिफिट की अगर हम बात करें तो क्लीन है, नॉन टॉक्सिक फ्यूल है, ठीक है। ये क्या करेगा, लोअर कर देगा कार्बन मोनोऑक्साइड को, सल्फर डाइऑक्साइड को और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स को, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग फार्मर्स इनकम, किसान की इनकम बढ़ेगी। एग्रीकल्चर रेजिड्यू से कमाई हो रही है उसकी, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट में भी हेल्प होगी। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव भी बेहतर होगा और प्रमोट होगा। और एनर्जी एक्सेस रूरल एरियाज में बढ़ेगी, ठीक है। तो एनर्जी इंडिपेंडेंस एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ये भी साथ साथ में हो पाएंगे। तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल रहे होंगे और चीज़ें क्लियर भी होती चल रही होंगी। अगर हम बूस्ट की बात करें तो रूरल एम्प्लॉयमेंट बूस्ट होगी, लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलेगा और नेशनल इनकम भी बढ़ेगी। एफडीआई अट्रैक्ट होगा, फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट हमारे देश में कम होगा। हाउस होल्ड एनर्जी एंड वेलबींग भी बढ़ेगी। अफोर्डेबल एनर्जी मिलेगी जो वाइटल है स्वास्थ्य के लिए, सैनिटेशन यानी सफाई के लिए, फूड सिक्योरिटी एंड एजुकेशन के लिए। फिर जस्ट्रोफा करकास का थोड़ा सा जिक्र है, ये प्रीलिम्स में आया था 2018 के, यहाँ मेंशन्ड भी है, देखो 2010 में भी आया होगा, ठीक है, 2010 में ही आया होगा फिर। तो अब इस ये क्या है, ये आप डिग्रेडेड लैंड में, मतलब वो ज़मीन जो नष्ट हो चुकी है, जो एरिड रीजन है, एरिड लैंड है, उस पे उगा सकते हो। पेस्ट रेजिस्टेंट है, सॉइल के कार्बन को बढ़ा देता है, पॉलिनेटर फ्रेंडली भी है, सीड की एक हाई क्वालिटी मैन्योर की तरह भी इसका काम करता है, यानी खाद की तरह काम करता है। और ये अडेप्टेबल है लो फर्टिलिटी सॉइल्स में, यानी कि एक ऐसी भूमि जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, उर्वर नहीं है, उसमें भी आप जट्रोफा को उगा सकते हो, ठीक है। अब चैलेंजेस क्या हो सकते हैं बायो फ्यूल डेवलपमेंट में? देखो, एक चैलेंज तो आपको सबसे पहले ये सोचना है, न्यू टेक्नोलॉजी है। अब न्यू टेक्नोलॉजी है तो उसके लिए आपको क्या ज़रूरत है, स्किल की ज़रूरत है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है, इनिशियल कॉस्ट हाई होती है, ठीक है, वही समस्या आ जाएगी। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड प्रोडक्शन इनोवेशन की समस्या है, नीड फॉर एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, फार्मर इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन की बात होगी, कम्युनिटी लेड फीड स्टॉक सस्टेनेबिलिटी की बात होगी, एफिशिएंट यूज़ होना चाहिए बायोफ्यूल के बाई प्रोडक्ट्स का, फंडिंग एंड इंसेंटिव्स फॉर लोकल रिसर्च, ठीक है। तो आप इनको पढ़ सकते हो, बहुत बेसिक से ये पॉइंट्स हैं कि क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, आप खुद से सोच सकते हो एक बार को। फिर ट्रांसपोर्ट सेक्टर और बायोफ्यूल की अगर हम बात करें तो मेजर एनर्जी कंज्यूमर हमारे देश में ट्रांसपोर्ट सेक्टर है। अगर बायोफ्यूल्स में हम शिफ्ट होते हैं तो पॉल्यूशन में कंट्रोल होगा। ये बात मैंने करी थी कि पेट्रोल में किस तरीके से हम इथेनॉल ब्लेंडिंग कर सकते हैं 20%, उसका मैंने दिया भी था, 20 लीटर से 16 लीटर पे आ गए। इसी को हम बड़े लेवल पे लेंगे तो 100 लीटर पेट्रोल है तो 20 लीटर यानी 80 लीटर पेट्रोल और 20 लीटर इथेनॉल। तो इससे आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा हमारे देश में कार्बन एमिशन घटेगा, एसिड रेन की जो समस्या हो सकती है वो भी घटेगी, ठीक है। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो है वो भी कम होगी। अब देखो इसमें भी आप समझ लेते हैं कि ट्रोपोस्फेरिक ओजोन और स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन में क्या अंतर होता है। आई थिंक आपको पता भी होगा कि दो तरीके की ओजोन होती है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली लेयर जो सबसे नीचे वाली है वो कौन सी होती है, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। फिर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। फिर है मीजोस्फेयर, फिर हम कह सकते हैं एक्जोस्फेयर, ठीक है। हम उसमें नहीं जाएंगे, आइनोस्फेयर थर्मोस्फेयर में, ठीक है। मीजोस्फेयर के बाद में हालांकि थर्मोस्फेयर आता है, उसके बाद में आपका ये आता है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में ही हमारी वो अच्छी वाली ओजोन लेयर होती है।
जिसको हम क्या कहते हैं, गुड ओजोन। ठीक है। ट्रोपोस्फेयर में नेचुरली ओजोन लेयर नहीं, ओजोन गैस नहीं होती है, लेकिन उसका उत्पादन, प्रोडक्शन हो सकता है। तो ट्रोपोस्फेयर में जो ओजोन होती है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बैड ओजोन। ठीक है। तो ट्रोपोस्फेरिक जो ओजोन है दैट इज़ अ हार्मफुल थिंग। इसी वजह से जब हम बायोफ्यूल का यूज़ करेंगे तो जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस भी कम हो जाएंगे। ठीक है। तो बायोफ्यूल्स ये इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट ऑल्टरनेटिव है। इंडियाज ग्रोइंग रोड्स एंड पोर्ट्स इज इक्वल टू आइडियल अपॉर्चुनिटी फॉर क्लीनर फ्यूल सॉल्यूशंस। ठीक है। विजन फॉर द फ्यूचर क्या है, अवॉइड ओवर डिपेंडेंस ऑन सिंगल सोर्स एनर्जी मॉडल्स एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। वो हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से एक सोर्स पे हमें निर्भर नहीं रहना है। तभी अभी हमने बायोफ्यूल की बात करी, इससे पहले हमने हाइड्रोजन एज अ फ्यूल की बात करी थी, ग्रीन हाइड्रोजन की, है ना। बायोफ्यूल की बात करी, ग्रीन हाइड्रोजन की बात करी, हमने सोलर की भी बात करी थी। ठीक है। विंड की भी बात करी थी, न्यूक्लियर एनर्जी की भी बात करी थी। जब हम इतनी सारी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपनी एनर्जी नीड्स को। वही यहाँ लिखा भी है कि ओवर डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए किसी सिंगल सोर्स के ऊपर। एनकरेज करना चाहिए डाइवर्स एनर्जी मिक्स को, जिसमें को एग्जिस्टेंस हो किसका, सोलर का, विंड का, बायोफ्यूल का, हाइड्रोजन का, हाइड्रो पावर का। रीजन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करना चाहिए। ठीक है। तो फाइनल टेक अवे क्या है, एनर्जी एक बेसिक राइट है विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए। बायोफ्यूल क्लीन, रिन्यूएबल, लोकली अवेलेबल, लोकली एडेप्टेबल एक सोर्स हो सकता है, और हमें बायोमास वेस्ट को एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है। आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर हुआ होगा। इसमें बायोफ्यूल से संबंधित जितनी भी चीज़ें हो सकती थी जो इस आर्टिकल से के तहत रिलेवेंट थी उनको मैंने कवर करने की कोशिश करी है। ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 8 की, जो प्रगति है, ड्राइविंग इंडियाज डेवलपमेंट विद पर्पस। अब ये वाला जो टॉपिक है आपका, ये GS2 में काफ़ी काम आएगा। ठीक है। किसमें, गुड गवर्नेंस में। आई होप आप प्रगति से समझ ही गए होंगे किसकी बात हो रही है। यहाँ पे एक तो प्रगति का मतलब डेवलपमेंट होता ही है, लेकिन यहाँ पे प्रगति की फुल फॉर्म भी है। वो फुल फॉर्म है प्रो एक्टिव गवर्नेंस। देखो, प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। PR से प्रो हो गया, ए से एक्टिव हो गया, जी से गवर्नेंस हो गया। तो प्रो एक्टिव गवर्नेंस, जो अगला ए है जी के बाद में, उसका है एंड, TI से टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। तो ये बेसिकली एक क्या है, एक पोर्टल है ये। ठीक है। और इसके माध्यम से जो हमारे PM हैं वो खुद नज़र रखते हैं किन के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो आप देखोगे, अभी हम देखेंगे भी डेटा को, तो इतना तेज़ी से काम हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन 5 से 10 सालों में, जो हमें पहले देखने को नहीं मिलता। वो क्यों हो पाया, क्योंकि वी हैव प्रगति पोर्टल, और इसके माध्यम से टाइमली इम्प्लीमेंटेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उस पर बहुत ज़्यादा काम किया गया है। कई कई वर्षों से जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे, 30 ईयर्स से जो प्रोजेक्ट है वो रुका हुआ था, स्टॉल्ड था। किसकी वजह से, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की वजह से। ठीक है। निग्लिजेंस की वजह से, या क्या हो सकता है, करप्शन एक इशू हो सकता है, ये क्या हो सकता है, फाइनेंस एक इशू हो सकता है, और स्लो जुडिशरी के कारण, स्लो ब्यूरोक्रेसी के कारण। लेकिन जब PM खुद से इन्वॉल्व हो गए और उन्होंने क्या कहते हैं, खुद से रिपोर्ट लेना शुरू करा, किन से, जो ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व्ड थे, तो क्या देखने को मिला हमें, स्पीडी वर्क। ठीक है। अभी हम देखते हैं इसमें, तो ये 25 मार्च 2015 को लॉन्च किया गया था। क्या कहता था ये, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी कि सरकार कम से कम होगी लेकिन उनके द्वारा जो काम किया जाएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो फास्ट ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए था, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस के लिए था, एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कैसे होता है, जब सेंटर और स्टेट मिलके काम करते हैं। अब ये डिजिटल फर्स्ट लीडरशिप है। ठीक है।
रियल टाइम गवर्नेंस है, फास्ट अप्रूवल, इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, जैसे कि इसके तहत ही पीएम गति शक्ति आया। पीएम गति शक्ति का भी हम जिक्र कर चुके हैं योजना के डिफरेंट डिफरेंट जो हमने मैगजीन्स पढ़ी हैं उसमें। परिवेश आया। परिवेश क्या है? ये सिंगल विंडो क्लियरेंस है फॉर इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो वो चीज़ आई। ये भी किसके तहत आई आपकी बताओ? ये भी आई आपकी प्रगति के तहत ही। ठीक है, इंस्पायर्ड बाई गुजरात स्वागत ग्रीवांस रिड्रेसल मॉडल। तो देखो गुजरात में भी उस टाइम पे हमारे जो पीएम थे, मतलब गुजरात अभी जो हमारे प्रेजेंट पीएम हैं वो उस टाइम पे गुजरात के सीएम हुआ करते थे, नमो, है ना। तो इन्होंने बेसिकली जो मॉडल गुजरात में अपनाया था ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए, यानी कि शिकायतों के निवारण के लिए, उसी चीज़ को इन्होंने प्रगति के नाम से क्या किया, नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट किया। और इसकी अचीवमेंट क्या है, ये जो डेटा है आप लिख सकते हो प्रगति से संबंधित। 340 इंस्टॉल्ड प्रोजेक्ट जो हैं उनका रिव्यू किया गया। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइमलीनेस रिड्यूस्ड फ्रॉम 3 to 20 ईयर्स टू अ फ्यू मंथ। जो पहले प्रोजेक्ट का जो टाइम लगता था 20 वर्षों तक का जो समय लग जाता था वो कुछ महीनों में होने लग गया। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस पहले मिलती थी 600 दिनों में और अब कितने में मिलने लग गई, 70 से 75 दिन में। ये किसकी वजह से हुआ? परिवेश की वजह से हुआ। ठीक है, तो अब देखो आपको पूरा का पूरा जो डेटा है वो मिल चुका है कि यदि आपके पास में क्वेश्चन आता है प्रगति पोर्टल के ऊपर तो आप क्या बात करोगे कि 340 इंस्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स को रिव्यू किया गया। प्रोजेक्ट का जो टाइम था जो पहले 20 साल था वो कुछ महीने हो गया। फिर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जो पहले 1 साल में लगभग मिलती थी, मतलब 1 साल कहाँ 2 साल में मिलती थी 360, तो हम कह सकते हैं कि हाँ 2 साल में मिलती थी 365। अगर हम देखें तो 600 दिन है तो लगभग 2 साल के करीब करीब है, या 20-22 महीने हैं, वो हो गया 70 से 75 दिन। फॉरेस्ट क्लियरेंस भी जो 300 दिन में मिलता था यानी 1 साल में मिलता था वो 1 महीने में मिलने लग गया। आप देख रहे हो टाइम किस तरीके से कम हो रहा है। ठीक है, तो सीपी ग्राम मतलब जो ग्रीवांस रिड्रेसल है उसका टाइम भी काफ़ी घट गया है और पासपोर्ट इशुएंस भी बहुत तेज़ी से होने लग गया है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं हम क्या कहेंगे, दीज आर दी अचीवमेंट्स ऑफ प्रगति पोर्टल। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम देखते हैं कि वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी सामने हमें देखने को मिले हैं। बोगीबील ब्रिज, बोगीबील रेल एंड रोड ब्रिज हमें देखने को मिला। और ये जो कंप्लीट हो गया 3 सालों में आफ्टर 20+ ईयर्स ऑफ डिले। 20 साल से ज़्यादा हो चुके थे इस प्रोजेक्ट को चालू हुए और कंप्लीट नहीं हो रहा था, और प्रगति पोर्टल के बाद में 3 साल में कंप्लीट हो गया। ऐसे ही जम्मू श्रीनगर बारामूला रेल लिंक है। ठीक है, ऑन ट्रैक फॉर 2025 कंप्लीशन। नवी मुंबई एयरपोर्ट है, ये भी लैंड इश्यूज़ रिजॉल्व हुए हैं 15 सालों के बाद। बेंगलोर की जो मेट्रो है वो आप देख सकते हो। जल जीवन मिशन जो है उसको भी हम देख सकते हैं कि रूरल टैप वाटर जो था, यानी कि नल से जो पानी है वो 17% लोगों को मिल रहा था 2019 में, और 2024 में 74% लोगों को नल से पानी मिल रहा है। ये स्कीम चलाई गई थी सरकार के द्वारा, हर घर को नल से जल, है ना। तो हर घर को नल से जल जो स्कीम है उसको भी मॉनिटर किया गया प्रगति पोर्टल के माध्यम से, और हम कह सकते हैं कि इन घरों में लोगों के नल लगाना भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट होगा। तो लीडरशिप इन एक्शन, पीएम नरेंद्र मोदी खुद चेयरमैन हैं प्रगति के और उसको मंथली रिव्यू करते हैं, डिप्लॉय करते हैं सीनियर ऑफिसर्स को टू साइट्स फॉर रियल टाइम अपडेट्स। सीनियर ऑफिसर्स को साइट पे भेजते हैं कि जाओ रियल टाइम अपडेट लेके आओ, काम हुआ है कि नहीं हुआ है। स्विफ्ट कोर्स करेक्शन होता है, अकाउंटेबिलिटी देखी जाती है और एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, और मोबाइल टावर्स की भी बात की गई इन ऑल अनकवर्ड विलेजेस इन 1 ईयर। तो आप सोचो कि इतनी महत्वपूर्ण ये स्कीम या एक पोर्टल जो है वो निकल के आया है, तो ये ग्लोबल लेवल पे भारत को कितना आगे लेके जाएगा गवर्नेंस के मैटर्स में। कौन सा पोर्टल? प्रगति पोर्टल, प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। अब इसमें हम एक बार फिर से बात कर लेते हैं किन किन चीज़ों को हमने देखा। एक तो हमने वाटर को देखा, है ना, जल जीवन मिशन को देखा। उसके अलावा इसमें हमने क्या देखा, हम बात कर सकते हैं कुछ हाईवेज की बात हुई, ब्रिजेस की बात हुई। ठीक है, फिर किसकी बात हुई है, रेलवे लाइंस की भी बात हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि रेल लिंक हो गया, देखो एक एयरपोर्ट भी आ गया, एक मेट्रो भी आ गई, एक रोड ब्रिज भी आ गया, नेशनल हाईवे भी आ गया और जल जीवन मिशन भी आ गया। उसके अलावा हम मोबाइल टावर्स का भी जिक्र करेंगे कि 1 साल के अंदर अंदर आपको क्या करना है, मोबाइल टावर जो हैं उनको पहुंचाना है। ठीक है, फिर है ब्रॉडर इन्फ्लुएंस ऑन अदर फ्लैगशिप स्कीम्स। तो स्वच्छ भारत मिशन जो है उसमें 12 करोड़ टॉयलेट बने हैं इसके तहत,
जल जीवन मिशन की हमने बात करी ली, 74%। सौभाग्य योजना जो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए आई थी। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, ये नॉर्थ ईस्ट में चलता है, इसको हम इंटरनल सिक्योरिटी में भी अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। फिर है लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स हो गए, स्वामित्व योजना हो गई। स्वामित्व योजना जो है ये लैंड रिकॉर्ड से संबंधित होती है, ठीक है, जिसके तहत सरकार क्या करना चाहती है, लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करना चाहती है। तो इम्पैक्ट क्या है प्रगति का, इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी हुआ है। प्रगति अलाइन करता है आरबीआई की और एनआईपीपी की फाइंडिंग्स के साथ में। ₹1 स्पेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर विल रिजल्ट इन 2.5 to 3.5 जीडीपी गेन। मतलब अगर आप ₹1 इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाते हो तो जो गेन होता है वो कितना होता है, ₹2.5 का होता है। तो अब सोचो कि पहले जब प्रगति पोर्टल नहीं था तो ब्रिजेस बन नहीं रहे थे, रेलवे लाइंस बिछ नहीं रही थी, ठीक है, जल जीवन मिशन काम नहीं कर रहा था ठीक से, ठीक है। तो उस टाइम पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि उस टाइम पे जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बन रहा है तो मल्टीप्लायर इफेक्ट कैसे होगा। ₹1 का ₹2.5 हो रहा है, ये बेसिकली क्या है, ये मल्टीप्लायर इफेक्ट है, ठीक है। मल्टीप्लायर इफेक्ट हम पढ़ते ही हैं, किस में पढ़ते हैं, हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो अब होगा ही नहीं अगर क्या नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बन रहा है। तो प्रगति पोर्टल ने जो काम किया और इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया, उसने एक मल्टीप्लायर इफेक्ट का काम किया और जो गेन हुए वो बहुत ज़्यादा हुए। पॉलिटिकल इम्पैक्ट इट बिकम्स अ पावरफुल एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, क्यों, क्योंकि सेंटर और स्टेट ने मिलकर काम किया है, ठीक है। फिर वाई इट्स अ ग्लोबल बेंचमार्क फॉर गवर्नेंस रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑक्सफोर्ड सेड बिजनेस स्कूल एंड गेट्स फाउंडेशन। इसने इंडिया की जो इमेज थी कि ब्यूरोक्रेटिक डिलेज भारत में बहुत ज़्यादा होते हैं, उसको भी बदला, ठीक है। और हमारे जो सिस्टम है, गवर्नेंस है, उसमें क्या आ गई, ट्रांसपेरेंसी आ गई, एंटी करप्शन पे काम हुआ, ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म देखने को मिला और टेक इंटीग्रेटेड गवर्नेंस। हमें एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है ये कि गवर्नेंस भी क्या हो सकती है, टेक इंटीग्रेटेड, टेक्नोलॉजी से जोड़ी जा सकती है, ठीक है। अब जब हम टेक इंटीग्रेटेड गवर्नेंस की बात कर ही रहे हैं तो एक और पॉइंट है जो आपके दिमाग में शायद आया हो, नहीं आया तो आना चाहिए था, वो है जीईएम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसका, टेक इंटीग्रेटेड गवर्नेंस का, ठीक है। अब हम बात कर सकते हैं, प्रगति ने एक कैटलिस्ट का काम करा है। इसने इंस्पायर किया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अक्रॉस सेक्टर्स, शोकेस करा कि किस तरीके से लीडरशिप और टेक्नोलॉजी ड्राइव करती है टाइमली डिलीवरी, ठीक है। रेड टेप को ख़त्म किया, रिसोर्स मिसमैनेजमेंट को ख़त्म किया और डिले जो हो रहा था सर्विस डिलीवरी में उसको भी दुरुस्त किया। तो कंक्लूजन क्या है, ये एक मॉडल है डिजिटल गवर्नेंस का, इफेक्टिव लीडरशिप का, और इससे हमको क्या पता चलता है कि सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच होना चाहिए, रियल टाइम एग्जीक्यूशन एंड स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन, ठीक है। आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर हुआ होगा। काफ़ी अच्छा आर्टिकल था ये, गुड गवर्नेंस के एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हो प्रगति पोर्टल के बारे में, और अलग से यदि क्वेश्चन आ जाता है जो काफ़ी संभावना है कि आ भी सकता है, देन यू वुड बी एबल टू राइट द आंसर, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 9 की, जो आई थिंक कि ये लास्ट आर्टिकल है हमारा। तो देखो, कलिनरी साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया, इनसाइट्स फ्रॉम पाक शास्त्र। इसको पाका शस्त्रा नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसको पाका शस्त्रा नहीं पढ़ना है, ये बेसिकली क्या है, पाक शास्त्र, पाक शास्त्र, ठीक है। पाक का क्या मीनिंग होता है, देखो पाक के दो मीनिंग होते हैं, एक पाक का मीनिंग होता है सेक्रेड, पवित्र, ठीक है, जो उर्दू का मीनिंग है। और अगर हम हिंदी के मीनिंग या संस्कृत के भारतीय अर्थ की बात करें तो पाक जो होता है वो फूड से संबंधित होता है। पाक शास्त्र मतलब साइंस ऑफ मेकिंग फूड, है ना। जैसे हम पाक कला, आपने शब्द भी सुना होगा कि वह पाक कला में निपुण है, तो पाक का मतलब क्या है, फूड से संबंधित है, ठीक है। इन इंडियन ट्रेडिशन फूड इज इक्वल टू मेडिसिन, ऐसा माना गया है कि भाई जो खाना है वही अपने आप में मेडिसिन है। जैसे कि हम इसके एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं कि भारतीय परिदृश्य में किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य सही नहीं होता है तो उसको अलग अलग तरीके का भोजन दिया जाता है। यदि किसी के मान लेते हैं पेट जो है वो खराब हो गया है, पेट में गड़बड़ हो गई है, तो उसको क्या खिलाते हैं, हम खिचड़ी खिलाते हैं, है ना। उसके क्या कहते हैं, और कोई प्रॉब्लम होती है तो अलग अलग तरीके के हम उसको काढ़े देते हैं। तो हमारे यहाँ पे फूड भी एक मेडिसिन का काम करता है। किसी को हेल्थ इश्यूज, मतलब कि किसी को स्किन इश्यूज होते हैं तो आयुर्वेद में उसको स्पाइसी फूड क्या किया जाता है, बिल्कुल मना किया जाता है, ठीक है।
तो इस तरीके से फूड भी एक मेडिसिन का काम करता है। और उस फूड में हमें पता है हींग होता है, अजवाइन है, हल्दी है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये स्वास्थ्य को भी बेहतर रखती हैं। तो फूड प्रिपरेशन, कॉम्बिनेशन, कंजम्पशन अफेक्ट करता है हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को। इसके लिए कहा भी जाता है जैसा अन्न वैसा मन, ठीक है। तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। फिर कश्यप संहिता है, फूड सस्टेन्स लाइफ सुपीरियर टू मेडिसिन, ऐसी बात उसमें कही गई है। फिर है फूड इज द ग्रेटेस्ट मेडिसिन, नो क्यूर इज पॉसिबल विदाउट प्रॉपर डाइट, बिल्कुल ठीक बात है। 3 फूड डिस्कोर्सेज हैं हिंदू लाइफ में, एक ऑन्टोलॉजिकल एंड एक्सपीरियंशियल जिसमें हम कल्चरल और वर्ल्डली लाइफ की बात करते हैं, एक थेराप्यूटिक होता है हेल्थ और हैप्पीनेस की बात करते हैं, एक होता है ट्रांसीडेंटल जिसमें सेल्फ कंट्रोल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात होती है। एज सच कोई बहुत इंपॉर्टेंट ये एग्जाम के लिए नहीं है, ठीक है। अगर हमें कहीं पे लिखना हो कि इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है वो कैसा है और उसमें क्या कहते हैं, हमें कुछ मिलता है क्या, तो हम बात कर सकते हैं कि हाँ भाई इंडियन नॉलेज सिस्टम में जो फूड है उसको भी किस तरीके से हम एक हेल्थ को अच्छा करने के तौर पे ले सकते हैं, उसका जिक्र है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एंशंट इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम है हमारा। जैसे कलिनरी साइंस है, कलिनरी साइंस भी पाक शास्त्र को ही कहते हैं, साइंस ऑफ आर्ट ऑफ कुकिंग। एक होता है पथ्य अपथ्य निर्णय, देखो इसको क्या पढ़ना है, पथ्य अपथ्य निर्णय, ठीक है। तो निर्णय का मतलब क्या होता है, डिसीजन। पथ्य मतलब व्हाट टू ईट, अपथ्य मतलब व्हाट नॉट टू ईट, क्या नहीं खाना है, ठीक है। तो व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट, डिसीजन। तो ये एक पुस्तक है जिसका नाम है पथ्य अपथ्य निर्णय, और उसमें ये लिखा गया है कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ठीक है। इसी चीज़ को इंग्लिश में क्या कह देते हैं, डाइटेटिक्स, डाइटेटिक्स, ठीक है, न्यूट्रिशन इन हेल्थ एंड डिजीज। अगर हम डाइट की बात करें, 1/3 ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट इन आयुर्वेद विद ड्रग एंड लाइफ स्टाइल। कलिनरी प्रिंसिपल्स जो हैं हमको आयुर्वेदिक टेक्स्ट में मिल जाते हैं, फिर चक्रपाणी दत्त के आयुर्वेद दीपिका में मिल जाते हैं। और ये क्या है, कमेंट्री है पाक दर्पण के ऊपर। नल कोई व्यक्ति हैं, उन्होंने पाक दर्पण पे एक कमेंट्री करी है, तो पाक दर्पण एक पुस्तक का नाम है, ठीक है। क्या नाम है, पाक दर्पण। दर्पण क्या होता है, दर्पण मतलब आईना, है ना। और पाक का मतलब क्या होता है, फूड है। तो फूड के ऊपर उन्होंने किताब लिखी, उस किताब के ऊपर जो कमेंट्री करी गई है उसका क्या नाम है, चक्रपाणी दत्त आयुर्वेद दीपिका, ठीक है। तो आप इसको सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पे ले सकते हो। फिर एक क्लासिकल रेफरेंसेस टू कुलिनरी नॉलेज हमको किससे मिलते हैं, चैप्टर्स हैं किसके ऊपर हैं, मतलब पाक शास्त्र के ऊपर, अर्थशास्त्र में भी मिल जाएंगे, शुक्र नीति में भी मिल जाएंगे, मानस उल्लास में भी मिल जाएंगे, और शिवात वर्तनाकर में भी मिल जाएंगे। तो ऐसा ये सारे नाम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक नाम याद कर सकते हो भाई, पाक शास्त्र के बारे में हमको अर्थशास्त्र में भी मिलता है, जबकि अर्थशास्त्र को हम क्या मानते हैं, इट इज़ अ किताब ऑन, इट इज़ अ बुक ऑन पॉलिटिक्स, है ना, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इकोनॉमी, क्योंकि नाम में ही अर्थ है तो इकोनॉमी का तो जिक्र होगा ही। और चाणक्य ने जो ये किताब लिखी थी उसमें गवर्नेंस का जिक्र है कि कैसे एक शासन चलाना चाहिए, लेकिन उसमें भी आपको पाक शास्त्र का जिक्र मिल जाएगा। इसी तरीके से है मानस उल्लास, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ऐसे MANAS ऐसे लिखा है, ये हिंदी का शब्द है। अब इसको इंग्लिश में पढ़ते हुए मानस पढ़ी की मानस पढ़ी कैसे डिसाइड होता है, तो इसके ऊपर ऐसे लगा देते हैं। अगर इसके ऊपर ऐसे लगा दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये माँ हो गया, माँ। और यहाँ पे ऐसे नहीं लगाया तो इसको हम पढ़ेंगे नस, ठीक है। अब मैं दूसरा लिखता हूँ एक बार, ये आप सीख लो एक बार, आपको आसानी होगी। मैंने यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, माँ नास, ठीक है। तो मानस होता है, मानास तो होता नहीं है, तो ये सही हो गया, ठीक है। अब इसी में अगर हम देखें तो मानस के साथ में लिखा है उल्लास, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, मा न सोल लास। क्यों, क्योंकि यहाँ ए के ऊपर ये लगा हुआ है। अगर ये नहीं लगा हुआ होता, इसको हम रिमूव कर दें, तब क्या नाम हो जाता, इसमें से एल हम उड़ा देते, मतलब आँख की जो साउंड है वो हम उड़ा देते, माइनस सोलस,
मानसोल्लास, लेकिन क्या होगा मानसोल्लास, ठीक है। एज सच बस ये आपके समझने के लिए था। तो अगर कोई लिंग्विस्टिक्स को पढ़ता है, लैंग्वेजेस में डिटेल में जाता है, तो ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। एज सच आप अगर नाम लिखते हो, जैसे कि मैं इसलिए भी बताता हूँ आपको, जैसे आप हिंदी के नाम लिखते हो, जैसे आपने लिखा रामायण, अब इसमें रामायण हम बोल रहे हैं तो यहाँ पे हम ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से महाभारत हम लिख रहे हैं, तो महाभारत में इसमें आ की साउंड यहाँ लगा दो, हा में यहाँ लगा दो, भा में यहाँ लगा दो। इस वाले में और इस वाले में नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आ की साउंड नहीं, इसमें अ की साउंड है। तो ऐसे होता है ये। आई होप आपको समझ में आया होगा, और नहीं भी आया तो एज सच आप छोड़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम। टाइप्स ऑफ फूड मेंशनड इन एंशिएंट टेक्स्ट, जैसे ग्रेन्स हैं उसको धान्य कह देते हैं, वेजिटेबल्स को शाकाह कह देते हैं। ये बेसिकली शाकाह है, कहते हैं ना शाक सब्जी, शाकाह। जो एच है वो विसर्ग के लिए है, ठीक है। स्पाइसेस को हम इलाद्यह कह देते हैं, मिल्क को हम क्षीर प्रकरणम कहते हैं, ये आप याद रख सकते हो। क्या कहते हैं? क्षीर प्रकरणम, क्षीर प्रकरणम, ठीक है। तो हनी जो है उसको हम मधु या माक्षिक कह देते हैं, मीट को मांस कहते हैं, मांस। फिर इसी तरीके से उन्होंने बताया कि हनी की भी हमने 8 वैरायटीज़ होती हैं। क्वालिटीज़ ऑफ गुड कुक, एक अच्छे कुक की क्या उसको जानकारी होनी चाहिए, हेरिडिटरी नॉलेज होनी चाहिए, पारंपरिक रूप से वो सीख के आएगा ना, अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से सीखेगा, स्किल्ड होगा वो, क्लीन होगा, साफ सुथरा रहेगा, डिसिप्लिन्ड होगा, है ना, फेथफुल भी होगा, भरोसेमंद व्यक्ति होगा, फिजिशियन की तरह होगा, वो समझेगा किचन को, डायनेमिक्स को। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, ये आप समझ सकते हो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे 3 तरीके के फूड होते हैं हमारे यहाँ पे, स्वभाव भी 3 तरीके का माना गया, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो व्यक्ति जो सात्विक भोजन करता है, यानी कि जो क्या करता है, प्योर खाना खाता है, शुद्ध खाने में हम बेसिकली जो बात करते हैं वो प्योर वेज फूड की बात होती है सात्विक फूड में, भारतीय दर्शनों में, ठीक है। तो प्योर वेज फूड में क्या होगा, वो एग नहीं खाएगा, ठीक है, और उसके अलावा नॉनवेज तो नहीं खाएगा, उसके साथ में वो फोकस करेगा ओनियन भी ना खाए एंड गार्लिक भी ना खाए, ठीक है। तो ये जो जैन फूड होता है बेसिकली वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा सात्विक फूड है। राजसिक में क्या होगा, राजसिक में वो क्या करेगा, बहुत गर्म खाना खाता है, बिटर खाना खाता है, वो सॉल्टी, बहुत ज़्यादा नमक पसंद है उसको, ठीक है। जैसे कुछ लोग क्या खा रहे हैं, हम मान लेते हैं मोमोज खा रहे हैं, वो वेज ही खा रहे हैं मोमोज, लेकिन मोमोज की चटनी में क्या है, बहुत तेज तीखी चटनी है वो, है ना, बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, बहुत गर्म मोमोज खा रहे हैं, वॉम में बहुत ज़्यादा ही वो। तो ये क्या है, ये राजसिक भोजन है। और तामसिक भोजन में क्या होता है, तामसिक भोजन वो हो सकता है जो खराब हो गया खाना, बासी खाना खा रहे हो आप, और या फिर इसमें हम नॉनवेज को भी रखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कैटेगराइजेशन होता है। इसी तरीके से स्वभाव भी होता है कि किसी व्यक्ति का स्वभाव बहुत सात्विक होता है, जो बहुत अच्छे लोग होते हैं, भोले भाले। राजसिक जो होते हैं बहुत ज़्यादा उत्साह से भरे हुए लोग होते हैं, और जो क्रिमिनल होते हैं, जो मर्डरर होते हैं, वो क्या हैं, वो हैं तामसिक लोग, ठीक है। तो ये जो है, ये भगवत गीता में गुण बताए गए हैं, फूड के गुण होते हैं ये, इसको गुण ही बोलना है ना, गुण, इसको गुना नहीं पढ़ना है। कुछ लोग इसको पढ़ देते हैं गुनाज, गुनाज नहीं है ये, गुण है ये, ठीक है। जैसे कहते हैं ना वो बहुत गुणी व्यक्ति है, तो ये क्या है, गुण, ठीक। और ये क्या है, तामसिक, टैमेसिक नहीं बोलना है इसको, तामसिक बोलना है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। कुकिंग यूटेंसिल्स एंड देयर इफेक्ट्स, मेटल्स यूज क्या है, गोल्ड, सिल्वर, बेल मेटल, है ना, जिसको हम कांस्य बोलते हैं, ब्रास, आयरन, ऑल्सो ग्रास, अर्थन। तो हमें मेटल्स की भी बहुत अच्छी जानकारी थी। जैसे कि क्या कहा जाता है, जो तांबा होता है, कॉपर, कॉपर के बर्तन में पानी पीना चाहिए, है ना, ऐसा कहा जाता है। एग्जाम्पल्स क्या हैं, इसी तरीके से क्या है, वाटर स्टोरेज में देखो ये लिखा भी है यहाँ पे, वाटर स्टोरेज में कॉपर को प्रीफर किया जाता है, या फिर अर्थन पॉट। हम आज भी देखते हैं मिट्टी के घड़े बिकते हैं ना मार्केट में, मटका जो होता है उसमें आज भी पानी पीते हैं, तो स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा रहता है वो, ठीक है। गोल्ड ऑस्पिशियस है, कांस्य प्रमोट करता है इंटेलेक्ट और टेस्ट को, और लोहा क्या है, स्ट्रेंथ और ड्राइंग इफेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भाई जो बेसिक चीज़ें होती हैं स्वास्थ्य से संबंधित, जिसको हमारे यहाँ पे कहा जाता है प्रिवेंशन। देखो 2 तरीके की चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रिवेंशन और एक होता है क्योर। तो भारतीय दर्शन में प्रिवेंशन पे बहुत जोर है।
तो प्रिवेंशन कैसे होगा? फूड के माध्यम से होगा। फूड ऐसा खाओ कि आप बीमार ही ना पड़ो। क्यों? क्योंकि बीमार पड़ोगे तो आपको क्योर करवाना पड़ेगा। तो वो सिचुएशन ही क्यों लेके आ रहे हो? हम कहते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो उसी पे क्या कहते हैं, भारतीय दर्शन काम कर रहा है। ठीक है, भारतीय स्वास्थ्य या भारतीय भोजन भी काम करता है। तो मॉडर्न कोरोबोरेशन क्या हो गया है? मनोगरी सियांटोरी एटॉल, मतलब रिसर्च हो रही है बेसिकली, स्टडी ऑन मेटल यूटेंसिल्स एंड हेल्थ, इसके ऊपर अभी काम हो रहा है और भारत में बहुत पहले से है। एसेंशियल मेटल्स की बात होती है, जैसे कि आयरन की, जिंक की, ठीक है, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की। हमारे यहाँ पे क्या होता है, कई बार लोहे की कढ़ाई होती है घर में, उस लोहे की कढ़ाई में भी कई बार क्या बनाई जाती है, सब्जी बनाई जाती है। क्यों? ताकि उस लोहे का जो कुछ अंश है वो हमारे शरीर में जाए। जैसे किसी में आयरन की कमी होती है और वो घर में खाना खा रहा है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कि भाई इसको लोहे की कढ़ाई में दाल डाल के छोंक लगा के दो, ठीक है, ताकि इसमें आयरन की कमी जो है उसको दूर किया जा सके। ठीक है, कैल्शियम के लिए क्या खा सकते हैं हम? मखाने खा सकते हैं। हमने पढ़ा भी था योजना में कि किस तरीके से सरकार एक मखाना बोर्ड बना रही है बिहार में, और इसको किसकी तरह प्रमोट करेगी? सुपर फूड की तरह। तो जो हम इतने स्नैक्स खाते हैं, जंक फूड खाते हैं हम, उसकी जगह हम मखाने को क्यों नहीं प्रमोट कर सकते? किसकी तरह? स्नैक्स की तरह। ठीक है, उसमें तो कैल्शियम भी ज़्यादा है। तो एक्सेस किसी भी चीज़ की यदि होती है तो हेल्थ हैजार्ड होते हैं। फिर है सर्विंग कुक्ड फूड ऑन लीव्स, जैसे कि बनाना का जो पत्ता होता है, रंभा पत्र कहते हैं उसको, ठीक है, रंभा पत्र, इसके ऊपर जो खाने को सर्व किया जाता है उससे डाइजेशन बेहतर रहता है और स्वास्थ्य, मतलब टेस्ट भी जो है उसका बढ़ जाता है, स्वाद भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप देखते हो कि साउथ इंडिया में अगर हम देखें, अभी भी बहुत ज़्यादा रिवाज है किसका? रंभा पत्र के ऊपर फूड को सर्व करने का। अब इससे देखो ये बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली भी होता है ना। जैसे कि अगर हम बात करें, आप स्टील के बर्तन में खाना खा रहे हो, ठीक है, तो आपको पता है कि उस स्टील को बनाने में कितना ज़्यादा आयरन का यूज़ हुआ है ना, और उसके साथ में आपने क्या किया है, उसको बनाने में बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशंस किए हैं। क्यों? क्योंकि कोल का भी यूज़ होता है, और हमें पता है जो कोल होता है जहाँ उसकी माइनिंग करी जाती है, उन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा क्या होता है, लोगों को माइग्रेट भी करना पड़ता है ना। नक्सलिज्म की प्रॉब्लम भी होती है। नक्सलिज्म बेसिकली क्या होता है, जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ाई है। अब उनके एरियाज़ में जाके कोयला निकाल रहे हो, माइनिंग कर रहे हो, उसको बेच रहे हो, पैसा कमा रहे हो। ट्राइबल्स का क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है ना, दे नीड टू माइग्रेट। तो किस लिए स्टील के बर्तन बनाने? अभी आपने क्या किया, पत्ते भी खा लिया। ठीक है, जैसे कि पहले क्या होता था, अगर कोई बाहर जाता था और गोलगप्पे खाता था, पानी पूरी, तो वो दोने में खाता था, है ना, जिसको पत्तल कहते हैं। और आजकल क्या चल गया है, आजकल उसकी जगह भी ले लिया है स्टील ने, स्टील के बर्तनों ने, है ना। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जो कार्बन एमिशन है इन चीज़ों से बढ़ता है। तो यदि हम इस पे रंभा पत्र जो है उस पे फूड को खाते हैं तो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, इको फ्रेंडली, ठीक है, डाइजेशन के लिए भी अच्छा है और टेस्ट भी अच्छा होगा। फिर नॉट सूटेबल फॉर सर्टेन कंडीशन, जैसे किसी को ब्लड डिसऑर्डर्स हैं तो नहीं करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो हैं हमारे यहाँ पे ग्रंथों में पहले से हैं, वही इसका टॉपिक भी है। ठीक है, अब ये टेबल जो है एज सच आप एक बार देख सकते हो, उतनी कोई खास नहीं है। अब हम इफेक्ट्स की बात कर सकते हैं कि अगर खाना ठीक से पका नहीं है तो उससे क्या होता है, उससे भी बीमारियाँ होती हैं। एज सच ये संस्कृत के नाम छोड़ दो आप। फिर माइंड बॉडी कनेक्शन होता है थ्रू फूड, जैसे हम क्या कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन, ठीक है। तो ये भी आप छोड़ सकते हो। उपनिषद में क्या है, बस इतना कह सकते हो कि उपनिषद में इसका रेफरेंस है कि प्योर फूड होगा तो प्योर माइंड होगा, बेटर मेमोरी होगी और लिबरेशन होगा। भगवद गीता क्या कहती है, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, अच्छी स्लीप होनी चाहिए, एक्शंस होनी चाहिए, फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग। चरक संहिता ने भी कहा है, चरक आपको पता ही होगा कौन व्यक्ति हैं, चरक ने भी कहा है मॉडर्नाइजेशन, मॉडरेशन होना चाहिए इन ईटिंग लीड्स टू गुड हेल्थ। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको आप लिख भी सकते हो एग्जाम में, अति सर्वत्र वर्जयते। ठीक है, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, अति सर्वत्र वर्जयते। ठीक है, तो यानी कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज रॉन्ग, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज प्रोहिबिटेड। इसका इंग्लिश में ये मीनिंग होगा कि अति यानी कि एक्सेस हर चीज़ की क्या है, प्रोहिबिटेड है। यानी कोई भी काम जो करो वो मॉडरेशन में होना चाहिए,
है ना, एक लिमिट में होना चाहिए, उससे ज़्यादा करोगे तो नुकसान होगा। इसी के ऊपर ना एक चीज़ और भी चलती है, मैं आपको बता देता हूँ, नोट कर लो इनको, तिएन तकतिएन भुंजी था। आई होप आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी, थोड़ी सी खराब आ रही है। तिएन त्यक तेन, TEN, मैं बोल भी देता हूँ, TYEN तेन, TAK त्यक तेन भुंजी, BHUNJI भुंजी था। ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं, तिएन त्यक तेन भुंजी था। ठीक है, इसका क्या मीनिंग होता है? तो इसका मीनिंग भी वही होता है कि हर चीज जो आप करो दैट शुड बी इन लिमिट। इसको कहते हैं त्यागपूर्ण भोग करो, त्यागपूर्ण भोग करो। ठीक है, इसको कैसे इंग्लिश में लिखना है वो आप देख लेना। ठीक है, रोमन में तो मैंने लिखा है, इंग्लिश लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूं, तो आप ये नोट कर लो। क्या नोट कर लो? तेन त्यक्तेन भुंजी था भी, और उसके साथ में अति सर्वत्र वर्ज्यते भी। इसको आप नोट कर सकते हो कि ये भारतीय परंपरा में जो पाक शास्त्र है उसमें बड़ा इनका यूज़ होता है। चरक संहिता आपको आई होप पता ही होगा। फिर हम रिकमेंडेशंस की अगर हम बात करें तो हमें इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च करना चाहिए पाक शास्त्र के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब सोचो कि भारतीय जो पाक दर्शन है, पाक शास्त्र है, वो इतना समृद्ध है, उसके ऊपर हमें रिसर्च करनी चाहिए, ना कि उसको हम क्या कहते हैं कि अरे ये तो इंडियन है और ऐसे ही है, पिछड़ा है। स्टडी करना चाहिए लिंग्विस्टिक आर्कियोलॉजी को फॉर फूड हिस्ट्री। ठीक है, हमें भाषाई जो आर्कियोलॉजी है उस पर भी काम करना चाहिए ताकि हम फूड के इतिहास को समझ पाएँ। फिर हमें कलिनरी साइंस को भी एक्सप्लोर करना होगा विद इन आयुर्वेद, संस्कृत लिटरेचर, ठीक है, एथनोबोटनी एंड इन्वायरमेंटल साइंसेस। तो संस्कृत लिटरेचर की हम क्यों बात करेंगे? क्योंकि हमें संस्कृत साहित्य में भी बहुत कुछ किस में मिल जाएगा, भोजन के ऊपर मिल जाएगा। तो संस्कृत नहीं आती अगर लोगों को, तो वो कैसे हमारे पास में जो इतना खजाना है जिसमें क्या कहते हैं भोजन के माध्यम से आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हो, वो सब चीज़ें हैं वो तो लुप्त हो जाएंगी समय के साथ में। ठीक है, तो मॉडर्न वैलिडेशन रिसर्च नीडेड ऑन यूटेंसिल इफेक्ट्स। जैसे कि हम क्या कहते हैं कि तांबे का जो होता है, कॉपर का जो बर्तन होता है, उसमें पानी रखने से, उसमें पीने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। लीफ बेस्ड सर्विंग की बात होती है, कुकिंग मेथड्स की बात होती है। तो पाक शास्त्र जो है वो एक होलिस्टिक साइंस है। इसमें भी देखो ए के ऊपर ऐसे लगा हुआ है ना, इसका मतलब पाक, और इसके ऊपर ऐसे लगा है तो ये यहाँ पे ना एस के ऊपर ऐसे भी होना चाहिए डॉट। इसको हम क्या बोलते हैं फिर? श हो जाता है वो। ठीक है, तो खैर, तो पाक शास्त्र क्या है? होलिस्टिक साइंस है, कलिनरी प्लस न्यूट्रिशन प्लस हेल्थ प्लस कल्चर। फूड इंटीग्रेट्स द ट्रिनिटी। अब जो फूड है उससे क्या होता है? हेल्थ साइंस भी होती है, स्पिरिचुअल फिलोसफी भी होती है, और इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी भी होती है। मैंने आई होप आपको इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी कैसे होती है वो बताया भी था उसके जरिए, जो हम रंभा पात्र पढ़ रहे थे ना, रंभा, रंभा पत्र, पत्र मतलब पत्ता, ठीक है, लीफ। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थोड़ी सी लंबी रही है क्योंकि हमने थोड़ा सा डिटेल में चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करी है ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बने। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि जितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी उतने अच्छे से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे और कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। बहुत सारे एफर्ट्स के बाद में ऐसे वीडियोज़ आते हैं, और हमारी जो ये सीरीज़ है फ्री ऑफ कॉस्ट की, जिसमें हम योजना को बड़ा डिटेल में कवर कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स में और मींस में, दोनों में होगा। मींस में तो होना ही है, प्रीलिम्स में भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाता है, जिसमें हम कहते हैं कि कोई चीज़ जो है वो आपके रेफरेंस के तौर पे दिमाग में रह गई और एग्ज़ाम में आती है तो आप उसको कर पाए, या आपने जो लॉजिक्स यहाँ सीखे उसने आपको कोई हेल्प कर दी।